तो भाई आज मैं आप लोगों को हिंदी भाषा और तकनीक हिंदी गा इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 7 से 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो है करवाने वाला हूँ, जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। ये जो सब्जेक्ट है भाई ये ऑल यूजी कोर्सेज में होता है, किसी को 3rd सेमेस्टर में मिलता है, किसी को 4th सेमेस्टर में मिलता है। सिलेबस वगैरह भाई आप लोग जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यही पूरा आप लोगों का लेटेस्ट सिलेबस है, जिसमें भाई आप लोगों की 2 यूनिट दी गई हैं और टोटल 5 चैप्टर्स जो है दिए गए हैं। इसी लेटेस्ट सिलेबस से और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही हमने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार करे हैं। मैं गारंटी देता हूं भाई, अगर आप इस वीडियो को देख के चले आओगे, इन नोट्स को पढ़ के चले आओगे, फिर आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही जो है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। नोट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके नोट्स को ले सकते हो। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जो ई गवर्नेंस होता है, ये ई गवर्नेंस का मीनिंग क्या है, क्या होता है ई गवर्नेंस। इसके साथ साथ भाई ई गवर्नेंस में हिंदी के प्रयोग की इंपॉर्टेंस को, महत्व को समझाइए, स्पष्ट कीजिए कि भाई जो ई गवर्नेंस है उसके अंदर जो हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है उसका क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस, वो चीजें मैं यहाँ पर समझानी। ठीक है, तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको कंफ्यूजन नहीं होना, वही सारी चीजें बतानी है जो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों को घुमा फिरा के अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले भाई हम ई गवर्नेंस का मीनिंग देख लेते हैं, ई गवर्नेंस का अर्थ देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। भाई देखो, ई गवर्नेंस का बहुत सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो जो अपनी सभी सेवाएं, अपनी सभी सर्विस इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या फिर डिजिटल तकनीकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती है, उसको हम ई गवर्नेंस जो है वो कहते हैं। जैसे कि भाई एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। हम अपना कुछ भी काम, सरकारी काम जब हम ऑफलाइन के जरिए, ऑफलाइन वे में, ऑफलाइन के थ्रू करवाते हैं। जैसे कि हमें भाई मान लो मुझे वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, अब मैं जाके वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए भाई वोटर आईडी कार्ड दफ्तर या फिर जो भी जगह होगी वहां पे जाके ऑफलाइन में जाता हूँ, वहां पे जाके फॉर्म वॉर्म भरता हूँ, प्रॉपर वो करवाता हूँ। एक तो वो तरीका है। या फिर मैं वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर दूं, सरकार ने एक वेबसाइट बना रखी है, उस वेबसाइट के थ्रू मैं अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर दूं, तो जो ऑनलाइन मुझे सर्विस मिली वोटर आईडी कार्ड बनवाने की, ठीक है, सरकारी काम करवाने की, इसी को ई गवर्नेंस कहा जाएगा। ठीक है, जब सरकार, अब गवर्नमेंट अपनी सारी सर्विसेज, अपनी सारी सेवाएं ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती है, उसको ई गवर्नेंस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि भाई जन्म, जैसे कि प्रमाण पत्र बनवाना हो, बिल जमा कराना हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कोई स्कीम है उसका यूज करना हो, है ना, वो सारी चीजें जब हम ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए कर सकते हैं, है ना, ई गवर्नेंस के जरिए कर सकते हैं, सरकार हमें ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रही है, इसी को ई गवर्नेंस जो है वो कहा जाएगा। आसानी से घर पे बैठ के अपना ऑनलाइन काम कर लो सारा, है ना, इसको ई गवर्नेंस जो है वो कहा जाता है। तो ये भाई ई गवर्नेंस का मीनिंग। अब हम ई गवर्नेंस के घटक देख लेते हैं। ठीक है, कि ई गवर्नेंस के कौन कौन से घटक होते हैं। देखो, घटक का मतलब सिंपल से यहाँ पे ये है, सरकार किन तकनीकों का उपयोग करके जो अपनी सेवाएं हैं, जो अपनी सर्विसेज है वो लोगों तक पहुंचाती है। तो भाई ऑनलाइन सेवाएं, तो देखिए ऑनलाइन सेवा का क्या मतलब होता है। ऑनलाइन सेवा का मतलब होता है कि सरकार अपनी सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है, उसी को ऑनलाइन सेवाएं जो कहा जाता है। ठीक है, अब लोगों को भाई सरकार के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई ये मान लो आधार कार्ड का दफ्तर है तो अब मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, या फिर पैन कार्ड का दफ्तर तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, वोटर आईडी कार्ड का दफ्तर तो यहाँ जाना पड़ेगा, या फिर कोई और स्कीम है तो कोई प्रॉपर ऑफलाइन में नहीं जाने की जरूरत है। हमें ऑनलाइन चीजों के जरिए कहीं ना कहीं, ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए भाई कहीं ना कहीं चीजों के लिए अप्लाई जो है वो आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन सर्विसेज का मतलब, ऑनलाइन सेवा का मतलब ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से सारी सुविधाएं जो है वो प्राप्त कर लेना। ठीक है, इसी को कहना कि ऑनलाइन सेवाएं जो कहा जाता है। इसके अलावा सूचना का प्रसार, तो देखो सूचना के प्रसार का क्या मतलब है। सूचना का प्रसार का सिंपल सा मतलब है कि सरकार अपनी योजनाओं, अपनी नीतियों, अपनी सेवाओं से जुड़ी जानकारी कहीं ना कहीं लोगों तक आसानी से पहुंचा रही है। ठीक है, पहुंचाती है। पहले सही जानकारी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, क्यों, क्योंकि भाई इंटरनेट में ये चीजें है नहीं। अब लोगों तक हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन आ जाए ना, गलत जानकारी मिल जाए, या अगर सही भी है तो उनको सही तरीके से नहीं पता लग रही उसके बारे में ना। तो ऑनलाइन सरकार की खुद की वेबसाइट है, सरकार की खुद की साइट है, ऐप है, इसके जरिए क्या करिए, इसके जरिए सरकार अपनी जो भी जानकारी है वो लोगों तक आसानी से पहुंचा पा रही है। ठीक है, इसके अलावा संवादात्मक संचार, तो मेरे को संवादात्मक संचार का मतलब होता है कि सरकार और नागरिकों के बीच दो तरफा बातचीत हो सके, यानी लोग अपनी समस्याएं, शिकायतें, सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और सरकार भी उन पर प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं दे सकती है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है, हेल्पलाइन नंबर है, एप्स है, इन जिनका यूज करके कहीं ना कहीं सरकार के जरिए सरकार से हम सीधे सीधे कम्युनिकेट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजेक्शन सेवाएं, ट्रांजेक्शन सेवाएं क्या होती है, तो भाई ट्रांजेक्शन सेवाएं वे सेवाएं होती है जिनमें किसी प्रकार का लेन देन शामिल होता है। जैसे कि आज के समय पेटीएम चलाते हो, है ना, तो जो चीजें चलाते हो, यही कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन सेवाएं जो होती है। ठीक है, ये घटक थे। अब आता है भाई भारत में ई गवर्नेंस। हम भारत में हमें ई गवर्नेंस कैसे देखने को मिलता है, तो सबसे पहले भाई डिजिटल इंडिया। ये डिजिटल इंडिया जो मुहिम चलाई गई थी, ये क्यों चलाई गई थी, ताकि एक तरीके से भारत को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेकर आया जाए।
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कहीं ना कहीं ऑनलाइन सर्विसेज का यूज करके चीजों को अपना अपना काम जो है वो करा करे। ठीक है, डिजिटल भारत भारत सरकार की बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना थी, एक योजना थी जिसका मेनली मोटिव था पूरे भारत को, पूरे देश को डिजिटल बनाना। ठीक है, डिजिटलीकरण करना। ठीक है, भारत को, पूरे भारत को कहीं ना कहीं डिजिटल बनाना। ठीक है, इसके तहत क्या था, इंटरनेट सुविधाओं को गांव गांव तक पहुंचाया जाना था कि भाई गांव के अंदर बैठा व्यक्ति भी, गांव के अंदर बैठा व्यक्ति भी कहीं ना कहीं इंटरनेट का यूज करके अपने कामों को कहीं ना कहीं करवा सके। ठीक है, डिजिटल सेवाओं का उपयोग सिखाया जा रहा था गांव के लोगों को भी। ठीक है, इसके अलावा भाई आधार, अब देखो ये आधार है, आधार दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है, मतलब इसमें फिंगरप्रिंट लगते हैं, इसके जरिए हमारी पहचान को रिकॉर्ड जो है वो किया जाता है। ठीक है, जिसमें हर नागरिकों को एक 12 अंक का यूनिक नंबर जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो आधार से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भीम भी कहीं ना कहीं एक भारत में डिजिटल पेमेंट ऐप है जो यूपीआई पर आधारित है ना, इसके जरिए अपना पैसों से लेन देन जो करनी होती है वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये जो ऐप है ना, ये सारी आधार हो गया, भीम हो गया, ये सारी ये माई गवर हो गया, ये सारी किस लिए है, ये भारत को डिजिटलीकरण की और बढ़ाने का काम जो है वो कर रही है। ठीक है, इसके अलावा माई जीओवी, ये क्या करता है भाई, माई गव एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां सरकार और नागरिकों के बीच सीधा संवाद होता है। यहाँ लोग भारत की नीतियां और योजनाओं पर अपने सुझाव, विचार और प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को दे सकते हैं। ठीक है, ई चलान हो गया, ई चलान क्या है, एक सर्विस है जिसके जरिए कहीं ना कहीं अपना चालान जो है वो आसानी से भर सकते हैं ऑनलाइन उसके जरिए। ठीक है, इसके अलावा भाई स्वयं स्वयं एक ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म है जहाँ विद्यार्थी मुफ्त में कहीं ना कहीं बहुत सारी कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऐप है। इसके अलावा उमंग हो गया, उमंग के बारे में तो देखो आप लोगों ने भी सुना ही होगा। उमंग क्या है, उमंग के अंदर अब जैसे कि आप लोगों के सीबीएसई के रिजल्ट आते हैं 10th के 12th के, तो वो उमंग वाले ऐप पे आ जाते हैं ना। इसके अलावा बहुत सारे जो आपके सर्टिफिकेट हैं सरकार, जैसे कि आपका आधार हो गया, पैन हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, वो आप इस ऐप के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप के अंदर जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे, वो हर जगह मान्य होंगे। तो आपको भाई कहीं ना कहीं आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, आप इस ऐप के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके रखो और कहीं पे भी आप दिखा सकते हो, हर जगह मान्य होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के ऐप भी है गवर्नमेंट के, है ना। तो ये कहीं ना कहीं भारत को डिजिटल भारत की ओर बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। फिर आता है भाई ई गवर्नेंस में हिंदी के प्रयोग का महत्व। अभी जो ई गवर्नेंस आया, सरकार ने सेवाएं जो प्रदान करी, इसके अंदर जो हिंदी का यूज किया गया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है भाई, इसका क्या महत्व है, वो चीज हमें यहाँ पे समझनी है। सबसे पहले भाई जन सामान्य तक पहुंच आसान बनाना। भाई देखो, आप देखो, ई गवर्नेंस आया, ई गवर्नेंस का आया था मेनली काम कि भाई जनता तक सरकार की सेवाओं को, सरकार की सर्विसेज को पहुंचाना। ठीक है, अब भारत के अंदर अगर ई गवर्नेंस है तो भारत की जो मेनली जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा जानती है। ठीक है, इंग्लिश हर किसी को नहीं आती है। तो अगर सरकार अपनी सारी सर्विसेज, सारी सेवा इंग्लिश में प्रोवाइड करा दे तो जाहिर सी बात है भाई लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे में हिंदी जो है एक ऐसी भाषा का काम करती है जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस का, सरकार की सर्विसेजों को जन सामान्य तक पहुंचाने का काम कहीं ना कहीं किया है हिंदी भाषा ने। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद भाई डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। जब ई गवर्नेंस सेवाएं हिंदी में उपलब्ध होती है तो लोगों के लिए डिजिटल तकनीकों को सीखना आसान हो जाता है। भाई जाहिर सी बात है, हिंदी हर किसी को आती है, तो अगर हिंदी में चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी तो आसानी से लोग उसे पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं डिजिटल साक्षरता है, जो भाई ऑनलाइन चीजों की समझ है, वो कहीं ना कहीं डेवलप होती जा रही है लोगों के अंदर। ठीक है, इसके अलावा पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाना। तो देखो हिंदी में जानकारी देने से कहीं ना कहीं जो नागरिक है, जो भाई सिटीजन है, वो कहीं ना कहीं चीजों को समझ रहे हैं, चीजों को भाई देख रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डेवलप जो है वो हो रही है। जब लोग अपनी भाषा में नियम पढ़ते हैं, अपनी योजनाएं देखते हैं, प्रक्रिया पढ़ते हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ता है। इससे क्या होता है, इसी से कहीं ना कहीं पारदर्शिता जो होती है, ट्रांसपेरेंसी जो होती है, वो कहीं ना कहीं बढ़ती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी। और देखो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं गाँवों में रहता है। ठीक है, जहाँ अंग्रेजी ज्ञान कहीं ना कहीं बहुत सीमित है, ऐसे में उन लोगों को इंग्लिश में अगर हम सर्विस प्रोवाइड करें तो जाहिर सी बात है वो चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे में हिंदी भाषा में ई गवर्नेंस, हिंदी भाषा में अगर सरकार अपनी सेवाएं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे लोगों को, तो जाहिर सी बात है वो लोग भी उसका यूज जो है, वो लोग भी जो उसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं। इसके अलावा ये सांस्कृतिक और भाषाई पहचान का संरक्षण। तो देखो हिंदी का प्रयोग कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस में करने से हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषाई पहचान है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेवलप जो है वो हुई है। ठीक है, यदि सभी सरकारी कार्य केवल इंग्लिश भाषा में किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो भारत की जो भाषाएं हैं, जो भारत की जो लैंग्वेजेस हैं, उनका इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं कम होता जाएगा। ठीक है, तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी को संरक्षण देने के लिए कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस के अंदर भी हिंदी का यूज जो है वो किया जाता है। इसके अलावा प्रशासनिक कार्यों में सरलता। तो देखो जब सरकारी कर्मचारी और नागरिक दोनों ही हिंदी में संवाद करते हैं तो कार्य अधिक सरल हो जाता है, तेज हो जाता है ना। तो जटिल अंग्रेजी शब्दों की बजाय सरल हिंदी का उपयोग करने से समझने में कहीं ना कहीं लोगों को आसानी जो है वो भी होती है। इसके अलावा समावेशी विकास को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना।
तो भाई देखो, हिंदी के प्रयोग से क्या हुआ, समाज के सभी वर्गों का समान अवसर मिलते हैं। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे वे भी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इससे सामाजिक और आर्थिक असमानता कहीं ना कहीं कम होती है, हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा नागरिक सहभागिता का बढ़ाना, देखो हिंदी में जानकारी उपलब्ध होने से क्या होता है, लोग सरकारी योजनाएं और नीतियों में अधिक रुचि कहीं ना कहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अगर किसी का नंबर तो जाहिर सी बात है वो भी उसमें इंटरफेयर करेंगे, है ना। तो क्या होता है, अगर नागरिकों की सहभागिता, नागरिक कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा योजनाओं में कहीं ना कहीं रुचि जो है वो लेते हैं, ठीक है। वो भी अपनी राय, अपने सुझाव, अपने फीडबैक कहीं ना कहीं दे सकते हैं, अगर उन्हें चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चीजें कब समझ में आएंगी, जब चीजें उनकी भाषा में होंगी। लास्ट बात है भाई कि निष्कर्ष से कंक्लूजन ऐड कर देना, आप लोगों को क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को भाई वेब डिजाइनिंग का क्या मतलब होता है, और वेब डिजाइनिंग के अंदर हिंदी भाषा को जो यूज किया जा रहा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, वो चीज हमें समझानी है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि आपसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई हिंदी के प्रयोग ने वेब डिजाइनिंग की दुनिया में एक नवीन युग का सूत्रपात किया है। मतलब जो भाई हिंदी भाषा है उसने वेब डिजाइनिंग की दुनिया में बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। किस तरीके से? तो आज के समय भाई हमें वेबसाइटें देखने को मिल जाती हैं, वो हिंदी में भी होती हैं। और भाई हिंदी जो है भाई इंडिया के अंदर ज्यादातर लोगों को आती है। तो ऐसे लोग जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, जिन्हें अदर लैंग्वेज नहीं आती है, वो भी उन वेबसाइटों का यूज जो है आसानी से कर सकते हैं। तो यही चीज हमें समझानी है अपने इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भाई वेब डिजाइनिंग का क्या मतलब होता है, वेब डिजाइनिंग किसे कहते हैं, हिंदी भाषा का जो भाई यूज हो रहा है वेब डिजाइनिंग के अंदर उस चीज को समझाओ, है ना। इसके अलावा वेबसाइट क्या होती है, उसकी परिभाषा और उसके प्रकारों को भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो चीज आपसे पूछी जा रही है वही चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन जो है वो करनी है। तो आइए अपन इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई हम लोग इसका परिचय या फिर इसका अर्थ देख लेते हैं। ये जो वेब डिजाइनिंग है इसका मीनिंग क्या होता है भाई, ये होती क्या है वेब डिजाइनिंग, इस चीज को सबसे पहले हमें समझना होगा। तो भाई देखो, आप लोगों को भाई वेबसाइटों के बारे में तो पता होगा, अलग अलग तरीके की वेबसाइटें होती है। जैसे अमेजोन की एक वेबसाइट होती है, फ्लिपकार्ट की एक वेबसाइट है ना, जहां पे जाकर हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे हम अमेजोन की वेबसाइट है, वहां पे जाकर क्या करते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, वहां पे जाकर क्या करते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। ये जो ड्यू सोल है इसकी भी एक वेबसाइट है ना। तो हर किसी की एक ना एक वेबसाइट जो है वो होती है, ठीक है। अब उस वेबसाइट को डिजाइन करना, जैसे अमेजोन की वेबसाइट जो है उसको डिजाइन किया गया, उसको बनाया गया है, उसके अंदर भाई बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है ना। तो वो जो उस वेबसाइट को डिजाइन किया गया था, तो उसका जो लुक है, जो उसका स्ट्रक्चर है, ये सब जो चीजें तैयार की गई है, इसी को, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वेब डिजाइनिंग के अंदर ही आती है। मतलब वेबसाइट को डिजाइन करना, एक तरीके से एक वेबसाइट को एक लुक देना, वो वेबसाइट दिखेगी कैसी, उस पर क्या काम किया जाएगा, ये सारी चीजें वेब डिजाइनिंग का पार्ट जो है वो होती है, ठीक है। इसी वेब डिजाइनिंग के जरिए वेबसाइटों को तैयार किया जाता है, वेबसाइटों को बनाया जाता है, उसको अच्छी तरीके से उसका लेआउट दिया जाता है, उसको रंग किया जाता है, उसको फॉन्ट दिया जाता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें डाली जाती है, उसके अंदर कंटेंट डाला जाता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वेब डिजाइनिंग के जरिए ही होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वेब डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है वो चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बस वेबसाइट को डिजाइन करना ही वेब डिजाइनिंग होती है, इतना याद रखना, ठीक है। ये वेब डिजाइनिंग का मैंने आपको यहाँ पर मतलब जो है वो समझा दिया है। अब भाई हिंदी भाषा और वेब डिजाइनिंग का अंतः संबंध, हिंदी भाषा और जो वेब डिजाइनिंग है इसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उस संबंध को हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है भाई आप लोगों का, वो आता है भाषा के माध्यम से आसान पहुंच। भाई देखो, ज्यादातर जो वेबसाइटें हुआ करती थी पहले, वो हुआ करती थी इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अब हर किसी को तो इंग्लिश आती नहीं है, तो जाहिर सी बात है भाई जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वो उन वेबसाइटों का यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या हुआ है, अब वेब डिजाइनिंग के अंदर वेबसाइटों के अंदर हिंदी भाषाएं आ गई है, हिंदी भाषा का भी यूज किया जा रहा है। अब जो वेबसाइटें हैं, जो भाई वेब डिजाइनिंग है, वो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा में भी भाई बनाई जाने लगी है, जिससे क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं इन वेबसाइटों का यूज जो है वो आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट का यूज कहीं ना कहीं आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो भाषा के माध्यम से क्या हुआ, वेबसाइटों का यूज आसानी से लोगों द्वारा किया जाने लगा। फिर आता है भाई बेहतर यूजर एक्सपीरियंस। भाई देखो, जब कोई व्यक्ति या फिर कोई यूजर, मान लो आप ही हो, आप भाई जाहिर सी बात है आप एक ऐसी भाषा में उस वेबसाइट का यूज कर रहे हो जो आपको अच्छे से आती हो, है ना। लाइक आपकी मातृभाषा जो है ना, आपकी जो भी मातृभाषा होगी जाहिर सी बात है वो आपको अच्छे से आती होगी। आप उस भाषा में अपनी वेबसाइट का यूज करो तो आपको सिंपल, आपको सारी चीजें समझ में आई जाएंगी आसानी से, उसमें क्या लिखा है, क्या चीज उसमें बताई गई है, ठीक है। तो इससे आप इजिली और आसानी से चीजों का यूज कर सकते हो, ठीक है। और जिसके अपोजिट अगर हम देखें, किसी ऐसी लैंग्वेज में वेबसाइट बनी पड़ी, इंग्लिश में बनी पड़ी है या फिर दूसरी किसी लैंग्वेज में बनी पड़ी जो आपको नहीं आती है, तो आपको चीजें समझने में मुश्किल होगी, आप उन वेबसाइट का अच्छे तरीके से यूज जो है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए हमें कहीं ना कहीं अपनी मातृभाषा या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में आती है उस लैंग्वेज में कहीं ना कहीं वेबसाइट का यूज करने से बेनिफिट जो है वो होता है। फिर आता है भाई डिजिटल समावेशन को बढ़ावा।
अब भाई देखो, अब वेब डिजाइनिंग के अंदर जब से हिंदी भाषा का यूज किया जाने लगा, इससे क्या हो रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, है ना, जिन्हें इंटरनेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, वो भी कहीं ना कहीं उन सारी चीजों का यूज जो है वो आसानी से कर पा रहे हैं। तो ये जो लोगों के बीच में गैप बना पड़ा है कि भाई सिर्फ पढ़े लिखे लोग हैं वो इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, वही अच्छे से चला सकते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, वो इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते। ये जो गैप है, ये गैप कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है हिंदी भाषा की वजह से। इसके अलावा भाई लोकल कंटेंट का विकास। अब भाई जैसे जैसे भाई हिंदी भाषा में कहीं ना कहीं वेब डिजाइनिंग का यूज बढ़ते जा रहा है, इससे क्या हो रहा है भाई, इससे स्थानीय विषयों पे जो लोकल टॉपिक्स है उनके ऊपर कहीं ना कहीं कंटेंट जो है वो तैयार किया जा रहा है, जैसे कि कृषि के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, है ना। इससे जुड़ी जानकारी कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइटों के माध्यम से कहीं ना कहीं पहुंचाई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा व्यापार और मार्केटिंग में मदद। तो भाई देखो, जो हिंदी वेबसाइट्स होती हैं वो स्थानीय ग्राहकों को कहीं ना कहीं अपनी ओर अट्रैक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। कंपनियां जो होती हैं वो अपने उत्पादों और अपनी सेवाओं को हिंदी प्रस्तुत, जैसे कि आज आप लोगों ने अमेजोन चला होगा, अमेजोन के अंदर कहीं ना कहीं हिंदी के अंदर भी आप प्रोजेक्ट देख सकते हो, मतलब बहुत सारी भाषाओं में चीजें देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश के अंदर नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप वहां पे भाई हिंदी के अंदर भी देख सकते हो, या फिर और भी लैंग्वेज होती है उनके अंदर भी देख सकते हो। ये सब पहले नहीं हुआ करता, पहले इंग्लिश में ही हुआ करता था, बाद में चीजें उन्होंने अपडेट करी, बाद में उन्होंने चीजें सुधारी और उसके अंदर हिंदी भाषा भी लेके आए, दूसरी भाषा भी लेके आए। जिससे क्या हो रहा था, तो भाई अब जो लोग भाई इंग्लिश नहीं जानते थे, दूसरी वो हिंदी भाषा जानते थे, फिर जो दूसरी लैंग्वेज जानते थे जो अमेजोन में पहले नहीं हुआ करती थी, वो भी उन चीजों को देख सकते हैं, वो भी उन चीजों को खरीद सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, इससे प्रोडक्ट की बिक्री में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होती है, और एक ग्राहकों का, जो कस्टमर है, उनका भरोसा भी कहीं ना कहीं बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भाई तकनीकी विकास में योगदान। तो भाई देखो, यूनिकोड और आधुनिक तकनीकों की वजह से, भाई देखो यूनिकोड क्या होता है, ये चीजें ना हम अपने अगले क्वेश्चन में समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम बाद में आगे देखेंगे, इसको मैं यहाँ पे समझाने यूनिकोड क्या होता है, बस उतना याद रखना, ठीक है। यूनिकोड और जो आधुनिक तकनीक है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इनकी वजह से क्या हो रहा है भाई, हिंदी को अब कहीं ना कहीं आसानी पे वेब पर आसानी से लिखा और पढ़ा जा सकता है, मतलब वेबसाइट पे आसानी से भाई हिंदी में चीजों को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं ना। किसकी वजह से, वेब डिजाइनिंग की वजह से, क्योंकि वेबसाइट अब इस तरह से डिजाइन की जा रही है जिसपे आप आसानी से हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में आसानी से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा। तो देखो, हिंदी भाषा के प्रयोग से क्या हो रहा है, इससे हमारी कहीं ना कहीं कल्चर जो हो गए, हमारे जो रिचुअल्स हो गए, है ना, जो हमारे भाई पारंपरिक एथिक्स हो गए, जो मूल्य हो गए, उनको कहीं ना कहीं इंटरनेट पे बढ़ावा मिलता हुआ हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। हिंदी की वेबसाइट के माध्यम से क्या हो रहा है, लोग अपनी भाई संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नई पीढ़ी भी अपनी भाषा और विरासत को कहीं ना कहीं समझ पा रही है, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हमारा, हिंदी के प्रयोग से वेब डिजाइनिंग में नवीन युग। जो भाई हिंदी का यूज किया जाने लगा वेब डिजाइनिंग के अंदर, इससे एक नया युग आता है, नया नवीन युग देखने को मिल जाता है। तो कैसे, वो चीज हमें यहाँ पर समझनी है। सबसे पहले आता है भाई अधिक लोगों की भागीदारी। अब भाई मैंने आपको समझाया भाई, हिंदी भाषा का यूज जब वेबसाइटों के अंदर किया जाने लगा, वेब डिजाइनिंग के अंदर किया जाने लगा, इससे क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग वेबसाइटों को चला पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो भागीदारी है वेब डिजाइनिंग के अंदर, वेबसाइटों के अंदर, है ना, इंटरनेट के अंदर, वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ इंग्लिश, जो इंग्लिश जानते हैं, जो अंग्रेजी जानते हैं, वो लोग ही कहीं ना कहीं बस वेबसाइट के अंदर अपना रोल प्ले कर पाते थे, वही चीज वही लोग इनका यूज कर पाते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब वेबसाइटों के अंदर, वेब डिजाइनिंग के अंदर हिंदी का भी यूज किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं वो लोग जो हिंदी जानते हैं, जो इंग्लिश नहीं भी जानते, वो भी कहीं ना कहीं वेबसाइटों का यूज आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर आता है भाई लोकलाइजेशन, स्थानीयकरण। भाई देखो, हिंदी भाषा के प्रयोग से वेबसाइट अब स्थानीय जरूरतों और संस्कृति के अनुसार बनाई जा रही है। मतलब अब भाई हिंदी का यूज किया जाने लगा, अब हिंदी का यूज किया जाने लगा, तो ऐसे में जो लोकल एरिया की दिक्कत है, लोकल एरिया के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वेबसाइटों का निर्माण जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। जैसे भाई स्थानीय त्योहार, परंपराएं, रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़ी जानकारी, ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं आसानी से वेबसाइटों पे अब हमें हिंदी में मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल समावेशन में वृद्धि। डिजिटल समावेशन मतलब अब लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट से कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ पा रहे हैं, अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्यों कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्यों जोड़ पा रहे हैं? क्योंकि हिंदी का यूज कहीं ना कहीं इंटरनेट के अंदर, वेबसाइटों के अंदर, वेब डिजाइनिंग के अंदर अब किया जाने का। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी है, वो भी कहीं ना कहीं आसानी से इंटरनेट का यूज, वेबसाइटों का यूज या फिर वेब डिजाइनिंग का यूज आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो आसानी से उठा पा रहे हैं। कंटेंट की विविधता में वृद्धि। अब भाई हिंदी के बढ़ते उपयोग से क्या हो रहा है, इंटरनेट पर विभिन्न विषयों, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कहीं ना कहीं कंटेंट जो है वो तैयार किया जा रहा है। अब लोग शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, खेती के ऊपर, तकनीक के ऊपर, मनोरंजन के ऊपर, कई क्षेत्रों के ऊपर, कई टॉपिक्स के ऊपर कहीं ना कहीं हिंदी में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इससे जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका भी विस्तार होता हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। लोग अपनी जरूरतों के अनुसार जानकारी चुनते हैं कि भाई उन्हें किसके ऊपर जानकारी चाहिए, शिक्षा के ऊपर जानकारी चाहिए, स्वास्थ्य के ऊपर जानकारी चाहिए। ये सारी चीजें आपको हिंदी में आसानी से अलग अलग वेबसाइटों पे मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा व्यापार और ई कॉमर्स में बढ़ोतरी। तो देखो, हिंदी वेबसाइटों और एप्स के माध्यम से क्या हो रहा है, कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा रही है। अब भाई जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, जो
प्रोजेक्ट भेजती, सामान तो भेजती है। अब उनके ऊपर आपको भाई हिंदी में जानकारी मिल जाती है, हिंदी में नॉलेज मिल जाती है, बस आसानी से हिंदी पढ़ सकते हो, चीजों को देख सकते हो, आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं। पहले क्या हुआ करता था, पहले सिर्फ इंग्लिश में हुआ करती थी, अब हम लोगों को समझ में नहीं आती इंग्लिश, है ना, तो उन्हें दिक्कत हुआ करती थी पहले। बट अब क्या है, हिंदी में, तो इससे कहीं ना कहीं व्यापार जो है वो भी बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये तकनीकी विकास को बढ़ावा, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तकनीकें बढ़ी है, उससे क्या होता है वो देखने को मिल जाता है कि अब वेबसाइटों पर आसानी से आप हिंदी में चीजें देख सकते हो, कंटेंट पढ़ सकते हो, नई, और चाहो तो भाई नई चीजें लिख भी सकते हो, क्योंकि अब नए नए फोन आ गए हिंदी के भी, है ना, आसानी से आप हिंदी में टाइपिंग भी कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर। तो ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। इससे क्या हो रहा है, इससे हिंदी का भी विकास हो रहा है, और कहीं ना कहीं लोग अब इंटरनेट से जुड़ भी पा रहे हैं। इसके अलावा आता है भाई सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण। तो देखो हिंदी भाषा के प्रयोग से क्या हो रहा है, हमारे जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उनको कहीं ना कहीं संरक्षित जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, हिंदी वेबसाइट के माध्यम से लोग अपने त्योहार, रीति रिवाज और इतिहास के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी जो है वो प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, इससे वो कहीं ना कहीं नॉलेज जो है वो गेन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हमारा, ये वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट के बारे में हमसे पूछा जा रहा था, ये वेबसाइट क्या होती है। मैं देखो ऐसा मुझे लगता है पहले को समझाने के जैसा कुछ है भी, आप सबको पता है वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट आप लोगों ने चलाई हुई। ठीक है, तो देखो वेबसाइट इंटरनेट पे मौजूद वेब पेजों का एक समूह होता है। ठीक है, जिसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। यदि वेब पेज आपस में जुड़े होते हैं और इन्हें हम किसी ब्राउजर जैसे कि क्रोम हो गया है, जो हो गया, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्रोम में मिल लिया, फोन में ज्यादातर वेबसाइट आप लोग फोन में चलाते होगे, तो फोन में आप लोग कहीं ना कहीं क्रोम के थ्रू वेबसाइटों को देख पाते हैं, वेबसाइटों को खोल पाते हैं, उसका यूज जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, अब सब सरल शब्दों में देखते हैं, सिंपल वर्ड में देखते हैं। भाई देखो वेबसाइट इंटरनेट पर जानकारी देने या सेवाएं प्रदान करने वाला एक ऑनलाइन स्थान है, जहां हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, फिर अन्य काम भी कर सकते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, अमेजोन हो गया आदि। ये सभी कहीं ना कहीं वेबसाइटों के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे अमेजोन, अमेजोन की वेबसाइट है, वहां पे जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। गूगल की गूगल वेबसाइट है, यूट्यूब की भी आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू यूट्यूब चला सकते हो ना। तो ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। तो अलग अलग तरह की वेबसाइट होती है, बहुत सारी वेबसाइटें होती हैं। ठीक है, उन वेबसाइटों के ऊपर भाई बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, उनका यूज कर सकते हो, देख सकते हो। अमेजोन पे हम खरीदे चीजें खरीद सकते हैं ना, ये सारी चीजें होती है। अब वेबसाइटों के प्रकार देख रहे थे भाई, कितने तरह की वेबसाइट होती है, कौन कौन सी वेबसाइट होती है। तो सबसे पहले आती है भाई हमारी स्थिर वेबसाइट। अब ये स्थिर वेबसाइट क्या होती है। स्थिर वेबसाइट वह वेबसाइट होती है जो पहले से, जिसमें सामग्री पहले से तय होती है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते। एक बार वेबसाइट बन गई, इसके अंदर जो सारी चीजें डालनी थी वो सारी चीजें डाल दी, बस इसके अंदर कोई दोबारा से हम चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो कंटेंट है, जो उसकी सामग्री पहले से कहीं ना कहीं तय होती है। ठीक है, और सभी उपयोगकर्ताओं को, सभी यूजर्स को कहीं ना कहीं एक जैसी दिखती है। ठीक है, इसमें बदलाव करने के लिए डेवलपर को कहीं ना कहीं सीधा सीधा कोड में संशोधन, देखो वेबसाइट बनाने के लिए मतलब बहुत सारे कोड वोड लिखे जाते हैं, तो अगर इस वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस करना है, कुछ बदलाव करना है, तो उस कोड के अंदर संशोधन करना पड़ेगा, उस कोड के अंदर कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा डेवलपर को, जिन्होंने वेबसाइट बनाई है, फिर जाकर उस वेबसाइट के अंदर थोड़ा चेंज हो सकता है। ठीक है, ये वेबसाइट बहुत सिंपल तरीके से बनती है, जैसे कि HTML और CSS के थ्रू। ठीक है, छोटे व्यवसाय के लिए, छोटी चीजों के लिए, मतलब बहुत छोटे मोटे कामों के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की वेबसाइट जो है वो बनाई जाती है। फिर आता है भाई गतिशील वेबसाइट। देखो गतिशील क्या है, गतिशील का मतलब क्या होता है, मतलब सिंपल सा समय के साथ धीरे धीरे चेंज भी होती रहती है। तो ये जो वेबसाइटें होती है ना, ये क्या होती है भाई, समय के हिसाब से या फिर जो यूजर्स है उनके भाई व्यवहार के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं समय समय पर इसके अंदर चेंजेस जो है वो किए जाते रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे बदलाव जो है समय समय पर किए जाते रहते हैं। ठीक है, ये डेटाबेस से जुड़ी होती है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषाओं का उपयोग करती है। ठीक है, इसके अंदर लॉगिन सिस्टम, यूजर प्रोफाइल और व्यक्तिगत कंटेंट इसमें शामिल होता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर डेटाबेस होता है जिसके अंदर हमारा डेटा, जैसे कि हमने उस वेबसाइट का यूज करा, उसके अंदर हमें लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी प्रोफाइल बनेगी, तो हमारा जो भी डेटा है उस डेटा, उसके इस वेबसाइट के डेटाबेस के अंदर कहीं ना कहीं सेव होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर आती है भाई ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जहां पर हम सामानों को खरीदते बेचते हैं। ठीक है, जैसे कि अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, ये कैसी वेबसाइट है, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पर हम चीजों को खरीद बेच रहे होते हैं। ठीक है, बस ई कॉमर्स में इतना ही समझना था। फिर आता है भाई ब्लॉग वेबसाइट। अभी ब्लॉग वेबसाइट क्या होती है, तो देखो ब्लॉग वेबसाइट मुख्य रूप से लेख, विचार, समाचार, जानकारी साझा करने के लिए उपयोग की जाती है। मतलब वहां पर हम अपना भाई कोई थॉट है, हमें कोई विचार है, कोई या फिर बहुत बड़ी सूचना है ना, कोई लेख हमें लिखना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम यहाँ पर ब्लॉग वेबसाइट के अंदर लिखवा सकते हैं। ठीक है, इसके आता है भाई सोशल मीडिया वेबसाइट। तो देखो सोशल मीडिया वेबसाइट लोगों को एक दूसरे से जोड़ने और संवाद करने का प्लेटफॉर्म देती है ना। उपयोगकर्ता प्रोफाइल बनाकर पोस्ट, फोटो, वीडियो, संदेश साझा कर सकता है। इसमें लाइक, कमेंट, शेयर करने जैसी सुविधाएं जो है वो होती है। ठीक है, इसके अलावा आता है सेक्शन वेबसाइट। अब सेक्शन वेबसाइट क्या होती है, सेक्शन वेबसाइट वही होती है भाई जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड सब चीजें, जानकारी सब पड़ी होती है, उसे हम एजुकेशनल वेबसाइट या फिर सेक्शन वेबसाइट कहते हैं। इस तरीके से भाई 6 तरह की वेबसाइट होती हैं अलग अलग तरीके की, ये मैंने एक एक करके सबके नाम आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। अब आता है भाई वेब डिजाइनिंग का महत्व क्या है। इस वेब डिजाइनिंग जो है भाई, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसका महत्व क्या है। तो भाई आकर्षक प्रथम प्रभाव,
और देखो जो वेब डिजाइनिंग होती है ना, वो किसी भी वेबसाइट को बहुत अट्रैक्टिव बनाने का काम करती है, क्योंकि अगर वेबसाइट अट्रैक्टिव नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उस पर कौन जाएगा। वेबसाइट खराब सी बनी पड़ी, ढंग से काम नहीं कर रही है ना, बफरिंग हो रही है, बस लोड होने में टाइम लगा रही है, तो ये चीज अगर ऐसी दिक्कत है, इसको सुधारने का काम वेब डिजाइनिंग करते हैं। वेब डिजाइनिंग अगर अच्छी होगी, अच्छी तरीके से वेबसाइट को बनाया जाएगा, अच्छी तरीके से इसको डिजाइन किया जाएगा, है ना, उसका लुक अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगी। तो आकर्षक प्रथम प्रभाव होता है वेब डिजाइनिंग के जरिए, ये इसका पहला इंपॉर्टेंस है। फिर आता है भाई बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव। तो देखो अगर वेब डिजाइनिंग का यूज अच्छे तरीके से किया गया, अच्छे तरीके से वेबसाइट का निर्माण किया गया, अच्छे तरीके से उसे बनाया गया, उसके सर्च शीट अच्छी तरीके से लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं जो उपयोगकर्ता है, जो यूजर, उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, वो उस वेबसाइट यूज अच्छे तरीके से करेगा, ठीक है। बट उसने वेबसाइट को अच्छे तरीके से बनाया नहीं गया, उसके अंदर काम नहीं किया गया, तो जाहिर सी बात है यूजर जो है, जो व्यक्ति है, जो भी उस वेबसाइट का यूज कर रहा है, वो उसको दोबारा यूज करेगा ही नहीं, है ना। ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ब्रांड पहचान को मजबूत बनाना, एक प्रभावी वेब डिजाइन किसी भी कंपनी या संगठन की ब्रांड पहचान को कहीं ना कहीं मजबूत बनाता है। रंग, लोगो, फॉन्ट, डिजाइन, स्टाइल ब्रांड की छवि को कहीं ना कहीं दर्शाता है। जब वेबसाइट के डिजाइन लगातार एक जैसा रहता है तो उपयोगकर्ता उसे आसानी से पहचानने लगते हैं। भाई मान लो एक वेबसाइट है, जैसे ड्यूसोल की वेबसाइट है, ड्यूसोल की वेबसाइट की एक पहचान है कि भाई उसके ऊपर लोगो लगा पड़ा है उसका, है ना, उससे रिलेटेड उसके अंदर सारा कंटेंट पड़ा है, तो हम आसानी से इजीली पहचान देते हैं कि भाई हाँ ये ड्यूसोल की वेबसाइट है ना। जब वेब डिजाइनिंग किया जाता है तो उसके अंदर भाई सही तरीके से काम सारे किए जाते हैं ताकि लोग उसे वेबसाइट को आसानी से पहचान सके। इसके अलावा सर्च इंजन में बेहतर रैंकिंग, तो देखो अच्छी वेब डिजाइनिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करती है। भाई ये क्या होता है भाई, कि मैंने आपकी वेबसाइट का नाम लिखा, मतलब कुछ भी एक नाम लिखा जिसके थ्रू मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब पे भाई किसी की वीडियो सर्च करते हो, ठीक है, तो सर्च करने पे भाई किसकी वीडियो टॉप पर आ रही है, किसकी वीडियो सेकंड पे आ रही है, किसकी वीडियो थर्ड पे आ रही है, ये किसकी मदद से होता है, ये होता है भाई एसईओ की। अगर आपका एसईओ अच्छा है तो आपकी वीडियो रैंक करेगी सबसे ऊपर, अगर आपका एसईओ खराब है तो आपकी वीडियो रैंक करेगी नीचे। यही सब चीजें वेबसाइट के तरीके होती है। अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है तो आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी, रैंक करेगी, खराब है तो आपकी वेबसाइट नीचे रैंक करेगी, बस यही होता है, ठीक है। फिर आता है भाई मोबाइल उपयोग के अनुकूल। और देखो आज के समय में अधिकतर लोग मोबाइल फोन से इंटरनेट का उपयोग करते हैं, इसलिए वेब डिजाइनिंग का मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि भाई ऐसा ना बना तो भाई लैपटॉप है उसी के अंदर वेबसाइट यूज कर सकते हो, उसी के अंदर सही से यूज कर पाओगे, नहीं भाई। आज के समय में ज्यादातर लोग फोन का यूज करते हैं, तो हमें वेबसाइट का निर्माण इस तरीके से करना है, वेब डिजाइनिंग इस तरीके से करनी है ताकि हम फोन को अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इंटरनेट का, वेबसाइटों का यूज आसानी से कर सके। तो ये चीजें भी देखने को मिल जाती है। फिर आता है भाई व्यवसाय और बिक्री में वृद्धि। तो देखो एक अच्छी वेब डिजाइनिंग ग्राहकों को कहीं ना कहीं अपने और अट्रैक्ट करती है, उन्हें खरीदारी या सेवाओं का उपयोग करने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है, ठीक है। जिसके जरिए क्या होता है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं बिक्री में, बिजनेस के अंदर में इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंस है। लास्ट में आप लोगों को एक निष्कर्ष ऐड कर देना, आप लोगों को कंक्लूजन ऐड कर देना, आप लोगों को क्वेश्चन अपनी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। भाई देखो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इस तीसरे क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर ने भाई हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में किस तरह से अपना योगदान जो है वो दिया है, ठीक है। या फिर हिंदी भाषा की जगह राजभाषा भी लिखी जा सकती है, राजभाषा हमारी हिंदी है, ठीक है, जो वर्किंग लैंग्वेज जो हमारी हिंदी है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कुल मिला के कि जो एक कंप्यूटर है भाई, इस कंप्यूटर ने किस तरह से हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान दे दिया, उस चीज को हमें समझाना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन भाई घुमा फिरा के अलग अलग तरीकों से कई बार पूछा जा चुका है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे ही पूछ ले आप लोगों से भाई, सारी चीजें समझानी है आप लोगों को जो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं। तो देखो आज के समय में हम देखते हैं, वर्तमान समय में ज्यादा लोग कंप्यूटर लैपटॉप का यूज तो आसानी से करते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ती गई है, आज के समय में कहीं ना कहीं हर किसी के पास आप लोगों को लैपटॉप कंप्यूटर देखने को आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी का, इस कंप्यूटर का कहीं ना कहीं भाषा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमें इम्पैक्ट देखने को कहीं ना कहीं मिलता है, ठीक है। विशेष रूप से जो राजभाषा है, हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी के यूज में भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है अपना प्ले किया है, ठीक है। पहले जहाँ हिंदी का उपयोग सीमित था कि भाई ज्यादा चीजों में हिंदी का यूज नहीं किया जाता था, बट आज के समय कहीं ना कहीं हमें इंटरनेट के ऊपर भी, कंप्यूटर के अंदर भी कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का यूज होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक ये आता है भाई कि कंप्यूटर द्वारा हिंदी भाषा को सरलीकरण और जनसाधारण से उसका जुड़ाव। जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के थ्रू कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का एक तो सरलीकरण हुआ, आसानी से कहीं ना कहीं जनता तक, जनसाधारण तक कहीं ना कहीं पहुंच पाया। तो कैसे, उस चीज को हमें समझाना है यहाँ पर, ठीक है। भाई देखो हिंदी टाइपिंग की सरलता, तो कंप्यूटर और स्मार्टफोन के विकास से क्या हुआ, हिंदी टाइपिंग पहले की तुलना में कहीं ना कहीं अत्यंत क्या हो गई, आसान हो गई। आज के समय भाई अपना फोन से इजीली हिंदी की टाइपिंग कर सकते हो, है ना। कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर आसानी से भाई हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं हुआ करता, पहले हिंदी में टाइप करना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, बट अब ऐसा नहीं है, आप आसानी से भाई हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फोन इस तरीके से बन चुके हैं, है ना, हिंदी के फोन आ चुके हैं, आसानी से आप उसकी आसानी से कहीं ना कहीं भाई टाइपिंग उससे कर सकते हो, है ना। जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो आम व्यक्ति है, वो भी कहीं ना कहीं भाई हिंदी में आसानी से लिख सकता है इन लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, फोन के
माध्यम से। इससे क्या हुआ भाई, इससे हिंदी के लेखन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ावा जो है वो मिला है। ज्यादा से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं अपनी मातृभाषा के अंदर कहीं ना कहीं लिख रहे हैं। फिर आता है भाई इंटरनेट पे हिंदी सामग्री की उपलब्धता। तो देखो आज के समय में क्या देखने को मिल जाता है, इंटरनेट के ऊपर आप देखोगे तो भाई हिंदी भाषा में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारे मंच मिल जाएंगे जहाँ पे हिंदी में सारी चीजें होती है ना। एक से एक वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे आपको हिंदी में सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये जो इंटरनेट के ऊपर हिंदी भाषा में सारी चीजें मिली है आज के समय में भाई, समाचार हो गया, ब्लॉग हो गया, है ना, बुक्स हो गई, एजुकेशन से रिलेटेड भाई जो सामग्री हो गई, मनोरंजन से रिलेटेड जो सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटरनेट के ऊपर भाई हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। इससे क्या हो रहा है, इससे हिंदी भाषा के जो लोग हैं वो अपनी भाषा में कहीं ना कहीं नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इंटरनेट का यूज जो आसानी से वो कर पा रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसार। तो देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, हिंदी का प्रयोग इस पे कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ा है। लोग अपनी दैनिक बातचीत, विचार और अनुभव को कहीं ना कहीं हिंदी में साझा कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इतने सारे कंटेंट, आप इंस्टा तो सभी चलाते होंगे ना, इंस्टा तो सभी चलाते होंगे, तो उस पर भी इतना सारा कंटेंट बनाते हैं लोग, ज्यादातर हमें कंटेंट हिंदी में देखने को मिल जाता है। तो ये क्या हो रहा है भाई, अब वो रील जो भाई वो हर जगह जाती है ना, ऐसा थोड़ा है कि भाई सिर्फ इंडिया के अंदर घूमेगी भाई, वो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री में भी जा रही होगी। ये क्या हो रहा है, इससे ही कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का जो प्रचार प्रसार है वो दूर दूर तक हो रहा है। ठीक है, तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत जल्दी और बहुत तेजी से कहीं ना कहीं ये भाषा का प्रचार प्रसार जो है वो होता हुआ हमें देखने को मिला है। इसके अलावा होता है भाई अनुवाद तकनीक का विकास। अब आज के समय भाई ट्रांसलेशन की भाई बहुत एक से एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ठीक है, आप इजीली भाई किसी भाषा को आसानी से ट्रांसलेट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट के थ्रू नहीं, फिर अलग अलग तरह के एप्स या फिर सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, उनके थ्रू आसानी से भाई किसी भी भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इससे भी क्या हो रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का जो विकास है वो बढ़ता हुआ देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। तो भाई देखो कंप्यूटर ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं हिंदी के उपयोग को बढ़ावा दिया है। आज के ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल क्लास, वीडियो लेक्चर और शैक्षिक वेबसाइट हिंदी में उपलब्ध है। इससे क्या हो रहा है, इससे भाई हिंदी माध्यम के छात्रों को कहीं ना कहीं पढ़ाई में कहीं ना कहीं भाई थोड़ी सुविधा मिल जाती है। वे अपनी भाषा में बेहतर समझ को कहीं ना कहीं डेवलप जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा इस सरकारी कार्यों में हिंदी का उपयोग। तो देखो जो गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं भाई अपने कामों में कहीं ना कहीं भाई हिंदी भाषा का यूज जो है वो करना शुरू कर दिया। जो सरकार की वेबसाइट होती है, जो पोर्टल्स होते हैं, जो दस्तावेज होते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं अब हिंदी का यूज जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा ये रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तो भाई देखो कंप्यूटर और डिजिटल मीडिया के कारण क्या हो रहा है, इससे हिंदी से जुड़े रोजगार के अवसर कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि कंटेंट राइटिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, है ना, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या फिर ट्रांसलेशन से रिलेटेड काम हो गया। ये सारे काम कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अभी हिंदी को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस जो है वो दिया जाने लगा है। इसके अलावा सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव। तो देखो कंप्यूटर ने कहीं ना कहीं हिंदी भाषा के माध्यम से लोगों को उनकी संस्कृति, पारंपरिक परंपराओं से कहीं ना कहीं जोड़ने का काम भी किया है। ठीक है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे कहीं ना कहीं हिंदी के अंदर साहित्य, कविता, कहानियां, संस्कृति, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आसानी से प्रोवाइड है। आप उनको देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। अब वर्तमान समय में भाई कंप्यूटर द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार, ये कंप्यूटर इसके द्वारा प्रचार प्रसार हो किस तरह से रहा है, किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कंप्यूटर के द्वारा हिंदी का। तो भाई देखो डिजिटल लेखन और टाइपिंग की सुविधा। भाई आप इजीली ना हिंदी भाषा में लिख सकते हैं इन कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, फोन के थ्रू। ठीक है, आप आसानी से हिंदी में टाइपिंग जो है वो कर सकते हैं। पहले ऐसा मुश्किल हुआ करती थी, बट अब आज के समय में बहुत आसानी से टाइपिंग जो है आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इंटरनेट पे हिंदी सामग्री का विस्तार। अब इंटरनेट के ऊपर आप देखोगे तो भाई आपको हिंदी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कंटेंट आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो ये चीजें देखने को मिल जाती है। सोशल मीडिया का प्रभाव, कि सोशल मीडिया भाई इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये इन सब के थ्रू क्या हो रहा है, इन सभी के थ्रू कहीं ना कहीं भाई हिंदी का जो प्रचार प्रसार है बहुत दूर तक, बहुत तेजी से कहीं ना कहीं होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अनुवाद और भाषा तकनीक का विकास। तो भाई ट्रांसलेशन का डेवलपमेंट हुआ। आज के समय में आप किसी भी भाषा का ट्रांसलेशन जो बहुत इजीली आसानी से कर सकते हो, किसी भाषा को आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, किसके थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू, क्योंकि अनुवाद जैसी चीजें डेवलप हो चुकी है ना, इजीली भाई किसी भाषा का ट्रांसलेशन किया जा सकता है। ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। इसके थ्रू कहीं ना कहीं हिंदी का विकास हुआ है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का उपयोग, जो एजुकेशन की फील्ड है वहां पे भी हमें क्या देखने को मिल जाता है कि शिक्षा से रिलेटेड जो भी चीज है उसके अंदर कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का यूज भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है। जो लेक्चर है, जो ऑनलाइन कोर्सेज है ना, जो अध्ययन की सामग्री है, वो कहीं ना कहीं हिंदी के अंदर उपलब्ध है। इससे क्या हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं हिंदी का प्रचार प्रसार होता हुआ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ई गवर्नेंस और प्रशासन में हिंदी। तो जो गवर्नमेंट है उसकी जो वेबसाइटें होती हैं, जो पोर्टल्स होते हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता है कि हिंदी भाषा का यूज जो है वो किया जा रहा है। रोजगार और डिजिटल मीडिया में हिंदी। तो जो रोजगार है, अब हिंदी भाषा का जैसे जैसे डेवलपमेंट हो, जैसे जैसे विकास हो, उससे कहीं ना कहीं कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, इसलिए जो रोजगार है, इसलिए जो काम है वो भी कहीं ना कहीं मिलते हमें देखने को मिल जाते हैं। अब आता है भाई राजभाषा के विकास में कंप्यूटर का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इसके इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं।
ठीक है। तो भाई देखो हिंदी लेखन को सरल बनाना, भाई जैसे जैसे कंप्यूटर आया उसने कहीं ना कहीं हिंदी के लेखन को, हिंदी को लिखने को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिंपल बना दिया है ना। कंप्यूटर ने हिंदी लेखन को अत्यंत सरल बनाया, सुलभ बना दिया। पहले हिंदी में टाइपिंग करना बहुत मुश्किल हुआ करता था, बट आज के समय में आप हिंदी में आसानी से लिख सकते हो कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर। ठीक है। इसके बाद डिजिटल माध्यम में हिंदी का विस्तार। तो भाई डिजिटल जो माध्यम है, जैसे कि भाई वेबसाइट हो गई, ब्लॉग्स हो गए, ई पुस्तक हो गई है ना, ऑनलाइन समाचार हो गए, अब वहां पे कहीं ना कहीं भाई देखोगे आसानी से बहुत सारा हिंदी के अंदर कंटेंट, हिंदी की सामग्री जो है बहुत सारी उपलब्ध है, जिसे आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ये भी चीजें में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। तो भाई देखो कंप्यूटर ने हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ बना दिया। ऑनलाइन कक्षाएं, वीडियो लेक्चर, डिजिटल अध्ययन सामग्री हिंदी में उपलब्ध है। होने से क्या हो रहा है, जो विद्यार्थी हैं वो अपनी भाषा में कहीं ना कहीं सीखने, वो अपनी भाषा में कहीं ना कहीं सीख सकते हैं। तो ये चीजें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा प्रशासनिक कार्य में हिंदी का प्रयोग। तो भाई देखो जो ई गवर्नेंस है, जो प्रशासनिक कार्य, जो सरकार है, वो सरकार से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, जो वेबसाइट होती है उनकी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हिंदी का यूज किया जा रहा है ना। उससे क्या हो रहा है, जो आसानी से जो लोग हैं, जो जनता है, आम जनता है, वो कहीं ना कहीं उस वेबसाइटों का, उन चीजों का यूज कहीं ना कहीं आसानी से कर सकती है। इसके अलावा भाई अनुवाद तकनीक का विकास, ट्रांसलेशन का जैसे डेवलपमेंट हुआ, आसानी से आप कोई भी भाषा का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है। कोई भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है, आप उसको आसानी से इजीली कहीं ना कहीं ट्रांसलेट जो है वो कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रियता, जैसे जैसे भाई सोशल मीडिया भाई इतना आज के समय में विकसित हुआ है, इससे भी कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार जो है बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पे होता हुआ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तो कहीं ना कहीं भाई इसके ये जैसे जैसे भाई कंप्यूटर और डिजिटल तकनीकों के कारण हिंदी से जुड़े रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं ना। कंटेंट राइटिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, अनुवाद का काम हो गया, ये ऐसे जो रोजगार है ये भी कहीं ना कहीं बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक संरक्षण और प्रसार। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का, हमारे कल्चर का भी कहीं ना कहीं संरक्षण होता हुआ देखने को मिल जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी साहित्य, कविता, कहानी और सांस्कृतिक सामग्री आसानी से कहीं ना कहीं उपलब्ध है। इसे नई पीढ़ी अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ी रहती है। लास्ट में आप लोगों को एक निष्कर्ष ऐड कर देना, कंक्लूजन ऐड कर देना, आप लोगों को क्वेश्चन पे कंप्लीट हो जाता है। तो भाई हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से भाई यूनिकोड के बारे में पूछा जा रहा है। यूनिकोड क्या होता है और इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज को समझाना है मैं अपने इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन आप लोगों से भाई घुमा फिरा के अलग अलग तरीकों से कई बार पूछा गया, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एग्जाम में कैसे पूछा जाए यूनिकोड के बारे में, आपको वही सारी चीजें समझानी जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन अलग तरीकों से कई बार पूछा भी गया है। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर यूनिकोड क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके प्रकार क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई हम लोगों को यूनिकोड का मीनिंग पता होना चाहिए, यूनिकोड का अर्थ पता होना चाहिए, यूनिकोड है क्या। तो भाई देखो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको सिंपली समझा देते हैं यूनिकोड क्या होता है। तो यूनिकोड जो है ना, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली है जो क्या करता है, दुनिया की सभी भाषाओं को, भाई जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जितनी भी लैंग्वेज है, सभी भाषाओं के सभी अक्षरों को एक कोड दे देता है, एक नंबर दे देता है। मान लो जैसे कि भाई इंग्लिश का एक लेटर है ए, इस लेटर को एक कोड दे दिया गया, एक नंबर दे दिया गया। ठीक है कि अब इस नंबर से इस लेटर को पहचाना जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से एक और लेटर है बी, इसको भी एक नंबर दे दिया, नंबर दे दिया। तो जो यूनिकोड है, ये जो यूनिकोड है, ये क्या कर रहा है, हर लेटर को, दुनिया की हर भाषा के हर लेटर को कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक नंबर दे दे रहा है, एक स्पेसिफिक कोड दे दे रहा है, जिस कोड की मदद से उस लेटर को, उस अक्षर को कहीं ना कहीं पहचाना जाता है। देखिए जो कंप्यूटर होते हैं, जो लैपटॉप होते हैं, जो इंटरनेट होता है, जो मोबाइल होते हैं, ये हम जो अक्षरों को लिखते हैं उनको नहीं पहचान पाते सीधे तौर पे। ठीक है। ये उन नंबर्स को पहचानते हैं, उन नंबर्स के जरिए उन लेटर्स को पहचान पाते हैं। ठीक है। तो यूनिकोड क्या कर रहा है, हर लेटर को एक स्पेसिफिक नंबर दे दे रहा है, एक कोड दे दे रहा है। उस कोड की मदद से कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, उन लेटर्स को सही तरीके से पहचानते हैं और तभी वो हमें लेटर स्क्रीन पे देखने को मिलते हैं। अगर ये यूनिकोड ना होते तो हो सकता है भाई मैं अपनी स्क्रीन पे का देख रहा हूँ, वो आप अपनी स्क्रीन पे कुछ और देख रहे होते, अलग तरीके से भाई अलग शब्द लिखा रहा होता, आप किसी तीसरे की स्क्रीन पे कुछ अलग शब्द लिखा रहा होता, अगर ये यूनिकोड ना होता। तो यूनिकोड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये यूनिकोड क्या कर रहा है, सबकी स्क्रीन पे, सब इंटरनेट पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, सबको एक जैसे लेटर्स दिखा रहा है ना, ये सब यूनिकोड की वजह से ही हो पा रहा है। अगर ये ना होता तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। तो ठीक है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है। मैंने एग्जांपल भी लिख रखा है, तो पढ़ना चाहो तो पढ़ लेते। ठीक है। बाकी मैंने आपको समझा दिया क्या कर रहा है यूनिकोड, हर लेटर को एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो दे दे रहा है। ठीक है। अब इस यूनिकोड का महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसके महत्व को हम समझ लेते हैं। देखो वैसे तो महत्व आपको समझ में आ भी गया होगा कि भाई क्या महत्व, अगर ना होता यूनिकोड तो जाहिर सी बात है, मुझे अपनी स्क्रीन पे ये जो दिखाई दे रहा है, अगर आप भी अपनी स्क्रीन पे देखते तो आपको कुछ और दिखाई दे सकता था, है ना। तो तीसरा अपनी स्क्रीन पे देखते तो उसे कुछ और दिखाई सकते। क्यों? क्योंकि ये सारे शब्द इंटरनेट पे या फिर स्क्रीन पे इसी वजह से सही तरीके से दिख रहे हैं क्योंकि यूनिकोड है, क्योंकि कंप्यूटर से पहचान पा। आपका कंप्यूटर हो सकता था इस शब्द को कुछ और पहचानता, कुछ और लिख देता, मेरा कंप्यूटर उसको कुछ और पहचानता है ना, सामने वाले का कंप्यूटर कुछ और पहचानता, कुछ और
लिख सकता था। ये सब होता अगर यूनिकोड ना होता, बट यूनिकोड है तो इसलिए हमें सबको एक जैसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यही सबसे पहला पॉइंट आता है महत्व में, सभी प्लेटफॉर्मों पर समान प्रदर्शन। ये जो यूनिकोड है ना, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है भाई जितने भी हमें लेटर्स हो गए, अक्षर हो गए, शब्द हो गए, सारे एक जैसे दिखते हैं हर जगह इंटरनेट के ऊपर। मैंने अगर भाई मान लो राजा लिखा है एक तरीके से, ठीक है, ये मैंने इंटरनेट पे लिखा है ना, इंटरनेट में सर्च करा तो सामने वाला भी इंटरनेट पे ऐसे ही सर्च कर रहा है, ठीक है, तो उसकी स्क्रीन पे वही सारी चीजें दिखाएंगी, वैसे ही लेटर्स दिखाएंगे जो मेरी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं, किस वजह से दिखा रहे हैं, क्योंकि यूनिकोड है। यूनिकोड कर क्या रहा है भाई, सभी भाषाओं के सभी अक्षरों को हर एक की स्क्रीन पे, हर एक कंप्यूटर पे, हर एक मोबाइल पे एक जैसा दिखाने का काम कहीं ना कहीं करता है। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था, अगर यूनिकोड जब नहीं हुआ करता था तो भाई मेरी मेरी स्क्रीन पे मुझे कुछ और दिखा रहा, मान लो अपने फोन से आपने मुझे हाई भेजा है ना, मेरे कंप्यूटर पे हो सकता था मुझे कुछ अलग दिखाता, हो सकता था भाई हाई की जगह कुछ और लेटर लिखे आ जाते हैं ना, ये कंफ्यूजन हो सकती थी, क्योंकि पहले फोन हुआ करते थे और फोन अलग अलग हुआ करते थे। ठीक है, मेरे कंप्यूटर जो हुआ करता था, मेरे लैपटॉप जो हुआ करता था उसके अंदर अलग फोन है, आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर अलग फोन हुआ करता था। ठीक है, आपके कंप्यूटर से जो हाई दिखा रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर वाला फोन हो सकता था अलग पहचान और वो कुछ और लिख के मुझे समझाए। ठीक है, तो ये भी चीज हो सकती है, यूनिकोड आ गया। अब हर चीज, हर लैपटॉप के अंदर, हर कंप्यूटर के अंदर यूनिकोड होता है। यूनिकोड क्या होता है, उस भाषा के अक्षर को पहचाने देते, उस कोड की मदद से, उस नंबर की मदद से, कि भाई इसका नंबर ये है तो ये यहाँ पर ये लिखा आएगा, इसका नंबर ये है तो यहाँ पर ये लिखा आएगा। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबल किस वजह से हो पा रही है, यूनिकोड की वजह से हो पा रही है। ठीक है, इसके अलावा आता है फोंट की समस्या का समाधान। देखो यूनिकोड से पहले क्या हुआ करता था, फोंट ही हुआ करते। ठीक है, जैसे हिंदी के बहुत सारे फोंट हुआ करते थे, जैसे कि भाई कुर्ती देव हो गया, चाणक्य हो गया, ये हिंदी के फोन हुआ करते थे। फोन जो है ना, हर कंप्यूटर अपने अपने अलग अलग फोन रखता था। ठीक है, मान लो मेरे लैपटॉप के अंदर एक अलग फोन का यूज किया जा रहा है, आपके लैपटॉप के अंदर एक अलग फोन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, अलग अलग फोन हुआ करते थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ करते थे भाई, मैंने अपने फोन, मेरे लैपटॉप में अलग फोन थे, मेरे कंप्यूटर में अलग फोन थे, मैंने आपको कुछ मैसेज करना लिख के भेजा, तो हो सकता था आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप, वो उसे अलग पहचाने, वो उसे अलग समझे। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अलग फोन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसके अंदर अलग मैकेनिज्म का यूज किया जा रहा है, तो हो सकता है वो अलग समझ ले ना। मैंने जो मैसेज एक सही तरीके से लिखा, वो आपके कंप्यूटर कुछ अलग डिकोड कर देना ना, तो हो सकता है ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बट उनकी समस्या अब नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि यूनिकोड आ गया। यूनिकोड क्या कर रहा है भाई, हर लेटर को, हर अक्षर को एक जैसे कोड जो है वो दे रहा है, ताकि पहचानने में आसानी हो। इसके अलावा भाई इंटरनेट और वेबसाइटों में उपयोग, तो देखो आज हिंदी भाषा का इंटरनेट पर तेजी से विस्तार हुआ। देखो हिंदी भाषा का यूज वेबसाइटों में देखने को मिल जाता है ना, हर जगह हिंदी भाषा का यूज आसानी से किया जा रहा है। ठीक है, इसका मेनली रीजन क्या है, यूनिक कोड है, क्योंकि गूगल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ब्लॉग हो गया, वेबसाइट हो गई, इन पे आसानी से हिंदी लिखी पढ़ी जा सकती है। क्यों लिखी पढ़ी जा सकती है, क्योंकि यूनिक कोड आ गया। अगर यूनिक कोड ना होता तो हम हिंदी भाषा का इस तरह से यूज आज के समय इंटरनेट पे नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, हिंदी के फोन इतने अच्छे डेवलप नहीं थे, इतने अच्छे विकसित नहीं थे, हिंदी में लिखना पढ़ना आसान नहीं था पहले इंटरनेट के ऊपर, वेबसाइटों के ऊपर। ठीक है, इसीलिए पर यूनिकोड आ गया, इसकी वजह से कहीं ना कहीं सारी चीजें थोड़ी इजी हो गई। इसके अलावा डेटा शेयर करना आसान। तो देखो यूनिकोड के कारण क्या हो रहा है, हिंदी में लिखी गई फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना बहुत आसान हो गया है। भाई मान लो पहले दिक्कत क्या होती थी, मैंने अपने कंप्यूटर से एक ईमेल लिखा और आपको मैंने भेज दिया। ठीक है, सामने वाले बंदे के पास भी चला गया ईमेल। ठीक है, अब दिक्कत क्या है ना, मेरे कंप्यूटर के अंदर अलग फोन का यूज किया गया। ठीक है, मेरे अंदर मान लो चाणक्य वाले, जो मैंने ऊपर दो फोन बताया ना, उसमें मेरे अंदर चाणक्य वाले का यूज किया गया और सामने वाले कंप्यूटर के अंदर दूसरे फोन का यूज किया गया। तो मैंने अपने जो मैसेज लिखा है, वो हो सकता है आपका कंप्यूटर अलग तरह से डिकोड करे और उसका मीनिंग को कुछ अलग निकाल दे। ठीक है, तो ये समस्या का सामना करना पड़ता था पहले, बट आज के समय डेटा शेयर करना, आज के समय मैसेज करना काफी इजी हो गया। जैसा मैं लिखूंगा अपने फोन कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि यूनिकोड का यूज किया जा रहा है, तो जो मैं अपने उसमें लिखूंगा तो सामने वाले को भी वही सारी चीज दिखाई देंगी जो मैंने लिखा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा सर्च खोजना आसान हो गया। यूनिकोड के कारण क्या हो गया, हिंदी भाषा में सर्च करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इजी हो गया, बहुत ज्यादा आसान हो गया। जब हम गूगल या किसी वेबसाइट पर हिंदी में कुछ पूछते हैं तो सही परिणाम मिलते हैं। पहले फोन आधारित टेक्स्ट को सर्च इंजन पहचान नहीं पाते थे। ठीक है, पहले बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता था, बट आज के समय बहुत इजीली कुछ भी सर्च जो है वो आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल विकास में मदद, तो देखो यूनिकोड ने क्या करा है, हिंदी के डेवलपमेंट में, हिंदी के विकास में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान जो अपना दिया है। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा हो गई, सरकारी सेवाएं हो गई, मोबाइल एप्स हो गई, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गए। ठीक है, इन सभी में कहीं ना कहीं हिंदी के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं यूनिकोड ने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कहीं ना कहीं करा है। ठीक है, समय और मेहनत की बचत, यूनिकोड के उपयोग से क्या हो गया, काम जो है कहीं ना कहीं आसान भी हो गया, तेज भी हो गया। ठीक है, पहले हिंदी में टाइप करने के बार बार फोन बदलना पड़ता था, आज के समय में ऐसा कुछ नहीं। आज के समय आप इजीली जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, आज के समय कहीं ना कहीं आपकी समय और मेहनत भी दोनों ही कहीं ना कहीं बच जाती है। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे समझ ली, इसके महत्व को देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हिंदी में यूनिकोड का प्रयोग। हिंदी में यूनिकोड का यूज किया किस तरह से जाता है, उस चीज को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, हिंदी में यूनिकोड का प्रयोग आज लगभग हर डिजिटल माध्यम में होता है। ठीक है, ये एक ऐसा मान है कि जो हिंदी के प्रत्येक अक्षर को कहने की क्या दे देता है, एक स्पेसिफिक कोड दे देता है। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, जिससे कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट सभी उसे एक समान तरीके से कहीं ना कहीं समझते हैं। हिंदी टाइपिंग में प्रयोग में देखो, यूनिकोड का सबसे सामान्य उपयोग हिंदी टाइपिंग में होता है। आज हम गूगल इनपुट टूल्स
इंस्क्रिप्ट हो गया, कीबोर्ड हो गया, या फोनेटिक टाइपिंग हो गई, इनकी मदद से क्या कर सकते हैं, सीधे तौर पे हम हिंदी जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख सकते हैं। जब हम टाइप करते हैं तो हर अक्षर यूनिकोड में सेव होता है। जैसे कि मैंने कुछ भी लिखा है ना, तो कंप्यूटर के अंदर सेव हो रहा है। वो सेव किस में हो रहा है? यूनिकोड के अंदर हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आ लिखा तो आ सेव हो, नहीं, एक कोड है इसके पीछे, एक नंबर है, उस नंबर से पहचाना जाएगा कि ये क्या लिखा पड़ा है, आ लिखा पड़ा है। कंप्यूटर उसे इस नंबर की वजह से पहचानेगा, तो वो नंबर कहीं ना कहीं इसके अंदर सेव होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। फिर आता है भाई इंटरनेट और वेबसाइटों में उपयोग। तो देखो यूनिकोड की वजह से हिंदी भाषा का उपयोग कहीं ना कहीं इंटरनेट पे भी संभव हुआ है। आज हम वेबसाइट हो गई, ब्लॉग हो गए, न्यूज पोर्टल हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, वहां पे भी हिंदी में लिख लेते हैं, वहां पे भी हिंदी में हम सारी चीजें यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति हिंदी में पोस्ट लिखता है तो यूनिकोड में होती है, जिसे सभी ब्राउजर और डिवाइस उसे सही तरीके से दिखा पाते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट डाली हिंदी में, या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पे डाली, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यूनिकोड में सेव हुई है। ठीक है, उसी वजह से कहीं ना कहीं हम सबके फोन में वो सारी चीजें दिख पाती है हिंदी में। दस्तावेज बनाने में प्रयोग, तो देखो एमएस वर्ड हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, पीडीएफ हो गया, इन सब में हिंदी में लिखने के लिए यूनिकोड का उपयोग होता है। ठीक है, मैंने गूगल डॉक्स में कोई फाइल बनाई, उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी है, ठीक है, वो हिंदी में लिखी है ना, अब मैं आपको भेजूंगा, अगर यूनिकोड ना होता तो वो फाइल अगर मैंने आपको भेजी और आपने अपने कंप्यूटर में खोली, तो आपको हो सकता है उसमें कुछ गलत चीजें दिखाई जाती, कुछ गलत शब्द दिखते, मतलब हो सकता है कुछ अलग लिखा आ गया, कुछ गलत लिखा आ गया ना, ये चीजें देखने को मिल सकती थी। बट हालांकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज के समय में यूनिकोड का यूज हो रहा है। ठीक है, ईमेल और मैसेजिंग में उपयोग, तो देखो वही सारी चीजें, ईमेल, अगर मैं आपको ईमेल भी करता, ईमेल में अगर यूनिकोड नहीं होता, मैं कुछ और लिखता, आपकी स्क्रीन पे आपकी ईमेल पे कुछ और दिखाई दे सकता था। क्यों? क्योंकि आपके कंप्यूटर में अलग फोन का यूज किया जा रहा है, मेरे कंप्यूटर में अलग फोन का यूज किया जा रहा है, बट यूनिकोड आ गया तो इसके ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलती है। तो भाई सर्च इंजन में उपयोग, वही सर्च इंजन में भी उपयोग कैसे किया जाता है? आज हम गूगल जैसे सर्च इंजन पर हिंदी में कुछ भी खोज सकते हैं। क्यों खोज सकते हैं? क्योंकि यूनिकोड की वजह से। ठीक है, जब हिंदी में सब टाइप करते हैं तो सर्च इंजन उसे पहचानता है। जैसे मैंने हिंदी में भाई कुछ भी लिखा, हिंदी में कुछ भी लिख देते हैं तो गूगल से पहचान लेता है, उसे हमारे सामने स्क्रीन पे दिखा देता है कि ये चीज आपने जो भी मतलब सर्च करा वो सारी चीजें अपने सामने दिखा देता है। क्यों दिखा देता है? क्योंकि गूगल को समझ में आ रहा है कि हमने लिखा क्या है, कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि जो अक्षर है वो अक्षर कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर यूनिकोड की मदद से सेव हो गए हैं। ठीक है, और कंप्यूटर को क्या पहचान में आ रहा है? यूनिकोड पता लग रहा है कि भाई इसमें क्या लिखा पड़ा है, यूनिकोड लिखा पड़ा है, इस यूनिकोड का ये अक्षर होता है, उस अक्षर से उस शब्द को समझ पा रहा है। इसके अलावा मोबाइल एप्स और सॉफ्टवेयर में उपयोग, तो देखो यूनिकोड का उपयोग मोबाइल एप्स के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, इंटरनेट के अंदर, हर जगह कहीं ना कहीं यूज है उसका किया जाता है। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा और ई गवर्नेंस में उपयोग, देखो यूनिकोड के कारण ऑनलाइन शिक्षा, सरकारी वेबसाइटें, डिजिटल सेवाएं, इन सब में भी कहीं ना कहीं हिंदी का यूज काफी बड़ा है। जो विद्यार्थी अपनी भाषाओं में पढ़ सकते हैं, नागरिक सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आज के समय में आपको हिंदी में बहुत सारी गवर्नमेंट की सेवाएं देखने को मिल जाती है ना, सारे सरकारी ऐप्स होते हैं वहां पे हिंदी में सर्विसेज हमें देखने को मिल जाती है, आप हिंदी में यूज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि यूनिकोड की मदद से। अब यूनिकोड के प्रकार, तो भाई यूनिकोड भाई मेनली 3 प्रकार के होते हैं, UTF-8, UTF-16, UTF-32। ठीक है, यूटीएफ मतलब यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ठीक है, 8 बिट, ये बिट क्या होता है भाई? बिट ये साइज होता है, जैसे एमबी, जीबी इस तरीके के साइज होता है ना, तो ये बिट भी साइज होता है इस तरीके से, 16 बिट और ये 32 बिट। तो पहले 8 बिट को समझ लेते हैं। देखो UTF-8 क्या होता है? यह यूनिकोड का सबसे ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला प्रकार है। इसमें हर अक्षर को 1 से लेकर 4 बाइट में स्टोर किया जाता है। ठीक है, यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूजफुल है। इंटरनेट हो गया, वेबसाइट हो गई, ईमेल हो गई, इसमें कहीं ना कहीं UTF-8 का यूज मेनली किया जाता है। इसके अलावा UTF-16, तो मैं देखो इसमें हर अक्षर को कहीं ना कहीं 2 से लेकर 4 बाइट में स्टोर किया जाता है। ये UTF आज की तुलना में थोड़ा ज्यादा जगह लेता है, मतलब इसके लिए थोड़ी ज्यादा स्पेस घेरता है, ऐसी बात है। ठीक है, लेकिन कुछ भाषाओं और विशेष चीजों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, विंडोज सिस्टम और कई प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म जैसे जावा हो गया, वहां पे कहीं ना कहीं इसका यूज ही किया जाता है। इसके अलावा UTF-32 भी होता है, ये इससे थोड़ा और एडवांस होता है। ठीक है, ये यूनिकोड का सबसे सिंपल तरीका होता है, बट ये थोड़ी स्पेस जो है वो ज्यादा घेरता है। इसमें हर अक्षर को कहीं ना कहीं 4 बाइट में स्टोर किया जाता है, और इसका फायदा यह है कि हर अक्षर की लंबाई समान रहती है, जिससे प्रोसेस करना कहीं ना कहीं काफी आसान हो जाता है। ठीक है, बस ये थोड़ी ज्यादा मतलब स्पेस थोड़ा ज्यादा घेरता है। ठीक है, बस ये 3 मेनली प्रकार थे। लास्ट में एक नेशनल चेक कर देना, क्वेश्चन आप लोगों यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो भाई हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से भाई हिंदी की फेमस वेबसाइटों के बारे में पूछा जा रहा है कि हिंदी की कौन कौन सी फेमस वेबसाइटें हैं जिनके द्वारा भाई हिंदी में लिखा जाता है। उन फेमस वेबसाइटों के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में बताना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ये क्वेश्चन भाई आप लोगों से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, आपको वही सारी चीज एक्सप्लेन करनी है जो मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताने वाला हूँ। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भाई देखो, आज के समय में आप इंटरनेट के जरिए इजीली हिंदी में कुछ भी लिख सकते हो, बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले भाई बहुत ही लिमिटेड चीजें हुआ करती थी, उन्हीं के द्वारा आप हिंदी में लिख सकते थे, वरना ज्यादातर भाई इंग्लिश के अंदर ही आपको लिखना पड़ता था। ठीक है, बट आज इंटरनेट आ गया है ना, करंट एरा में, तो भाई आप कुछ भी मतलब किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, किसी भी भाषा में
लिख सकते हो। पहले के समय में क्या हुआ करता था, पहले अगर किसी व्यक्ति की कोई रचना है, कोई पत्र है, कोई पत्रिकाएं हैं, या फिर कुछ उसने कोई बुक लिखी है, कोई नोवेल लिखी है, अगर उसे पहले वो पब्लिश करवानी पड़ती थी, छपवाना पड़ता था, प्रिंट करवाना पड़ता था, उसकी हार्ड कॉपी की तरह प्रिंट करवाना पड़ता था। बट आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय क्या, आज के समय आपने कोई लेख लिखा, कोई पत्रिका लिखी, कोई नोवेल लिखी, आप उसे तुरंत जाके भाई ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके पब्लिश जो है वो इजिली करवा सकते हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी कहानी, कविता, लेख तुरंत कहीं ना कहीं पब्लिश आसानी से करवा सकता है। ठीक है, ये जो वेबसाइटें आई हैं, इन वेबसाइटों के जरिए कहीं ना कहीं आप अपने विचार, अपने लेख जो है आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हो। अब हम भाई हिंदी की कौन कौन सी फेमस वेबसाइटें हैं जिनके बारे में यहाँ पे देखना है, उन वेबसाइटों के नाम एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो फेमस वेबसाइट है भाई उसका नाम है प्रतिलिपि। जो प्रतिलिपि है ना भाई, वो हिंदी की बहुत ही ज्यादा फेमस वेबसाइट है मानी जाती है। ठीक है, यहाँ जो नए लेखक होते हैं, जो एक्सपीरियंस वाले लेखक होते हैं, वो अपनी कविताएं हो गई, कहानियां हो गई, उपन्यास हो गए, है ना, लेख हो गए, वो सारी चीजें यहाँ पर वो प्रकाशित जो है, पब्लिश जो है आसानी से करवा सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट की जो भाषा है, इसके ऊपर जो भाई चीजें उपलब्ध है, उसकी जो भाषा है वो काफी सरल होती है, काफी सिंपल होती है ना, पाठकों के अनुकूल होती है। मतलब बहुत ही सिंपल भाषाओं में कहीं ना कहीं लेख, कविता, उपन्यास जो यहाँ पे पब्लिश जो है करवाए जाते हैं, ताकि इजिली लोग उन्हें कहीं ना कहीं पढ़ सके। ठीक है, हर वर्ग के लोग, चाहे वो अमीर गरीब कैसे वर्ग के लोग हो, वो यहाँ पे इजिली उन लेखों को, उन कहानियों को कहीं ना कहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो फॉलो कर सकते हैं, अपना फीडबैक देख सकते हैं। भाई कोई कहानी किसी ने लिखी है, कोई कविता किसी ने भाई वेबसाइट पे लिखी है, तो आप उसे पढ़ सकते हो, उसे देख सकते हो, उसके उसको फीडबैक भी दे सकते हो कि भाई आपको कविता अच्छी लगी, खराब लगी, कैसी लगी, है ना, कहाँ पे क्या चीज अच्छी लगी। इस तरीके से आप प्रतिक्रिया या फिर फीडबैक भी अपना दे सकते हो। ठीक है भाई, तो सबसे पहली वेबसाइट हमने देख ली, इसका नाम था प्रतिलिपि। अब सेकंड वेबसाइट का नाम आता है भाई योर कोड। योर कोड भी एक बहुत ही फेमस सोशल लेखन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है वो लिखते हैं। ठीक है, ये सारे एक वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग जो हिंदी के लेखक है, हिंदी के लेखक हैं, वो सब कहीं ना कहीं अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं, अपना साहित्य जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, योर कोड भी एक भाई सोशल लेखन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे भाई छोटे छोटे विचार हो गए, छोटे छोटे भाई बातें हो गई, कविताएं हो गई, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी जाती है। इसकी खासियत क्या है भाई, यहाँ जो लिखी गई सामग्री होती है उसे भाई सुंदर इमेज के रूप में भी साझा किया जा सकता है। जैसे कि भाई आप लोगों ने बहुत सारी इमेज देखी होगी, सुंदर सुंदर होती है और उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है। ठीक है, उसी तरीके की चीजें यहाँ पर भी देखने को हमें मिलती है। इसकी भाषा भी काफी सिंपल होती है, काफी भावनात्मक होती है, काफी अट्रैक्टिव होती है, जिसे लोग पढ़ के कहीं ना कहीं काफी अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। ठीक है, ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। फिर तीसरी वेबसाइट का नाम आता है भाई मातृ भारती। जो मातृ भारती है वो कहीं ना कहीं भाई भारतीय भाषाओं के लेखकों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंच जो है वो माना जाता है। यहाँ पे भाई हिंदी साहित्य के कई भाषाओं में कहीं ना कहीं लेखन जो है वो किया जाता है। मतलब जो भारत की मेनली अलग अलग भाषा है ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे लेखन जो है वो किया जाता है। यहाँ पर भाई कहीं ना कहीं हमें कहानियां हो गई, धारावाहिक उपन्यास हो गए, कविताएं हो गई, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे पब्लिश जो है वो करवाई जाती है। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है कहीं ना कहीं लेखकों को अपनी रचनाओं से क्या करने का मौका देता है, पैसे कमाने का मौका भी कहीं ना कहीं देता है। ठीक है, इसकी भाषा भी कहीं ना कहीं काफी सिंपल होती है, काफी सरल होती है, काफी रोचक होती है। इसके अलावा आती है हमारी तीसरी वेबसाइट, चौथी वेबसाइट आ जाती है जिसका नाम है कविता कोश। कविता कोश का नाम तो आप लोगों ने भी सुना ही होगा, अगर हिंदी मतलब पढ़ता होगा थोड़ा बहुत भी, तो कविता कोश का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, कविता कोश भाई हिंदी का एक बहुत ही विशाल ऑनलाइन संग्रह है, मतलब एक बहुत बड़ा मंच है। ठीक है, इसमें आपको भाई कहीं ना कहीं पुराने और नए कवियों की हजारों कविताएं देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये जो मंच है कहीं ना कहीं मुख्य रूप से साहित्यिक और शुद्ध हिंदी को बढ़ावा देता है। मतलब यहाँ पे जो कविताएं, रचनाएं में देखने को मिलती है ना, काफी शुद्ध हिंदी में देखने को मिल जाती है। ठीक है, बहुत ही शुद्ध हिंदी में। ठीक है, यहाँ की भाषा कहीं ना कहीं काफी ज्यादा शुद्ध होती है। मतलब अगर अच्छे से किसी को हिंदी नहीं आती तो उसे थोड़ी समझने में कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिल जाती है कविता कोश। इसके बाद आता है भाई स्टोरी मिरर। देखो, स्टोरी मिरर एक बहुभाषीय लेखन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको हिंदी के अंदर और भी अन्य भाषाओं के अंदर कहीं ना कहीं लेखन जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कहानियां, कविताएं, लेख, ये सारी चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं वापिस करवाए जाते हैं। जो नए लेखक होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने प्रतिभा यहाँ पे दिखा सकते हैं, उन्हें यहाँ पे मौका दिया जाता है लिखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। ठीक है, प्रतियोगिताओं में क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, किसकी कविता ज्यादा अच्छी, किसकी कहानी ज्यादा अच्छी, इस तरीके के कॉम्पिटिशन जो है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं करवाए जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं नए नए लेखक उभर कर सामने आए। ठीक है, तो ये हमारी 5 वेबसाइट हो गई। तो ये हिंदी की 5 वेबसाइटें थी जो मेनली आपको देखनी थी बस। ठीक है, अब आता है भाई प्रतिलिपि की भाषा का विवेचन। मैं देखो क्वेश्चन में हम लोगों से क्या क्या पूछा गया था, मैं देखो एक तो हमसे भाई हिंदी की फेमस वेबसाइट के बारे में पूछा जा रहा था, और इसके साथ साथ हमसे भाई किसी एक वेबसाइट की भाषा विवेचना के बारे में पूछा गया था। तो भाई उसी भाषा विवेचना के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने भाई प्रतिलिपि वाली जो वेबसाइट थी, जो प्रतिलिपि वाली वेबसाइट थी, इसकी भाषा विवेचना यहाँ पे देख रहे हैं। भाषा विवेचना का मतलब है कि इस वेबसाइट की भाषा किस प्रकार की है, इसकी भाषा को हमें एनालाइज जो है वो करना है। ठीक है, तो सबसे पहला भाई
सरल और सहज भाषा। तो जो प्रतिलिपि वाली वेबसाइट है ना भाई, इसके ऊपर जो भी कंटेंट उपलब्ध है, जो भी सारी चीजें सामग्री उपलब्ध है ना, इसकी भाषा काफी क्या होती है, सरल होती है, काफी सहज होती है, काफी सिंपल होती है, लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कोई बहुत टफ शब्द देखने को नहीं मिल जाती, कोई टफ वाक्य या फिर टफ सेंटेंस देखने को नहीं मिलते। काफी सिंपल वाक्य, काफी सिंपल शब्दों का कहीं ना कहीं जो आम बोलचाल की भाषा होती है ना, उसका यूज कहीं ना कहीं यहाँ पर किया जाता है, ताकि हर उम्र के लोग, हर उम्र के जो ऑडियंस है, पाठक है, वो इस चीज को कहीं ना कहीं समझ सके। ठीक है, ये सबसे पहले ये पॉइंट हो गया। फिर आता है भाई भावनात्मक और प्रभावशाली शैली। तो इस वेबसाइट पे, जो प्रतिलिपि वाली वेबसाइट है, जिस पर कंटेंट है, जो सामग्री उपलब्ध है, उसकी जो इस तरह की चीजें लिखी गई हैं, वो कहीं ना कहीं काफी अट्रैक्टिव होती है, जो लोगों को अपनी और कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है। मतलब कविताएं कुछ इस प्रकार से लिखी गई है, इतनी अच्छी कविताएं लिखी गई है, इतनी अच्छी रचनाएं लिखी गई है, जो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी और अट्रैक्ट करने का काम जो है वो करती है। ठीक है, लेखक जो है भाई अपने विचारों को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी इमेजिनरी पावर्स को, कल्पनाओं को कहीं ना कहीं इस तरीके से कहीं ना कहीं ऑडियंस के सामने रखने का काम करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो अपने आप को कनेक्ट जो है वो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, प्रेम हो गया, दुख हो गया, संघर्ष हो गया, खुशी हो गया, हर तरह की भावनाओं को कहीं ना कहीं इन कविताओं, कहानियों में कहीं ना कहीं दिखाया जाता है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है, जो पाठक है, वो अपने आप से कनेक्ट जो है वो कर पाती है। उसके बाद आता है भाई हमारा मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। तो मिश्रित शब्दावली का प्रयोग मतलब अलग अलग भाषाओं के वर्ड्स का भी यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई इंग्लिश का वर्ड हिंदी की कविता में यूज कर लिया, कोई हिंदी का वर्ड इंग्लिश की कविता में यूज कर लिया। इस तरीके से मतलब अलग अलग भाषाओं के वर्ड्स का या शब्दों का यूज जो है वो किया जाता है इन कविताओं के अंदर। इस वेबसाइट के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, इस पर जो कविताएं, कहानियां, उपन्यास जो भी देखने को मिलते हैं, उन सबके अंदर कहीं ना कहीं अलग अलग भाषाओं के शब्दों का यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आता है भाई विषय अनुसार भाषा की विविधता। देखो जो प्रतिलिपि पे ना कहीं अलग अलग बहुत सारे विषय देखने को मिल जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक किस एक ही टॉपिक के ऊपर कहानियां, किससे कविता लिखी जाती है, नहीं भाई। रोमांस के ऊपर, रहस्य के ऊपर, सामाजिक मुद्दों के ऊपर, प्रेरणादायक कहानियों के ऊपर अलग अलग बहुत सारे विषय हैं। उन विषयों के ऊपर कहीं ना कहीं चीजें जो है वो लिखी जाती है, चीजें जो है वो लिखी जाती है। ठीक है, इसलिए भाषा भी कहीं ना कहीं विषय के अनुसार बदलती रहती है। मतलब अब रोमांटिक भाषा, मानो रोमांटिक कहानी चल रही है तो उसकी भाषा थोड़ी अलग हो जाती है ना। इसी तरीके से एक प्रेरणा देने की बात चल रही है, उसकी भाषा थोड़ी अलग हो जाती है। सामाजिक मुद्दों की बात चल रही है तो उसकी भाषा थोड़ी अलग हो जाती है ना। रहस्य की बात चल रही है तो उसकी भाषा थोड़ी अलग हो जाती है। इस तरीके से कहीं ना कहीं भाई अलग अलग विषयों के अनुसार, अलग अलग टॉपिक्स के अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं चीजें जो है वो बदलती रहती है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद आता है भाई संवादात्मक और रोचक प्रस्तुति। मतलब इस तरीके से कंटेंट, इस तरीके से कहानियां, कविताएं लिखी गई है, जिसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है वो उसमें इस कवि से, जो कवि है उसी से बात कर रहे हो डायरेक्ट, है ना। इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल जाती है कि संवादात्मक, किसी से कहीं ना कहीं संवाद कर रहे हैं। सामने एक कवि है जिसने कविता लिखी थी, उस कविता को पढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम उससे ही बात कर रहे हैं और वो हमसे बात कर रहे हैं। इस तरह की चीजें भी हमें देखने को मिल जाती है। उसके अलावा पाठक उन्मुख और जुड़ाव पैदा करने वाली भाषा। मतलब इस तरीके की रचनाएं इस वेबसाइट पर देखने को मिलती हैं। ऐसा लगता है कि भाई हम कहीं ना कहीं उसी से, उससे जुड़ने लग जाते हैं, उस कहानी से, उस कविता से, है ना, उस उपन्यास से कहीं ना कहीं जुड़ने लग जाते हैं। ऐसी चीज हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आधुनिक और ट्रेंड के अनुसार भाषा। तो जो प्रतिलिपि वेबसाइट है, इसमें जो कविता, कहानी, किससे देखने को मिल जाती है, वो आधुनिक आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी बदल रहे हैं। जैसे कि मतलब आज के ट्रेंड में कुछ अलग अलग भाषाओं का यूज किया जाने लगा, अलग भाषाओं का मतलब अलग अलग शब्दों का यूज किया जाने लगा, नए नए शब्द आ रहे हैं। ठीक है, तो उन शब्दों के अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं, ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं चीजों को बदलाव भी हमें देखने को मिल जाता है इस प्रतिलिपि वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, इसमें कविता, कहानी किससे लिखे जा रहे हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव हमें देखने को मिलता है ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे आज के समय ट्रेंड में अलग शब्दों का यूज किया जा रहा है कुछ कुछ चीजों को बताने के लिए, उसी तरीके के शब्दों का यूज कहीं ना कहीं कविताओं में, उन कहानियों के अंदर भी किया जाने लगता है। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमने भाषा की रचना कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हिंदी लेखन है वेबसाइटों का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। उस इंपॉर्टेंस को हम कहीं ना कहीं यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है भाई हमारा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। भाई तो बस एक हिंदी की वेबसाइट कर क्या रही है, सबसे बड़ी बात हिंदी की वेबसाइट सबसे बड़ा काम कर रही है भाई, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कर रही है। ठीक है, हिंदी भाषा, अब भाई अलग अलग लोग जो है भाई कविता पढ़ेंगे, कविता हिंदी भाषा में लिखेंगे, जाहिर सी बात है उनको भी भाई हिंदी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी सीखनी पड़ेगी, तभी वो उस कविता को पढ़ पाएंगे ना। इससे क्या हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो हिंदी भाषा है उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, उसको लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी वेबसाइट है हिंदी की, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा काम क्या कर रही है, हिंदी भाषा जो है उसका प्रचार प्रसार जो है वो वर्ल्ड लेवल पे, कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे कहीं ना कहीं कर रही है। फिर आता भाई नए लेखकों को मंच प्रदान करना। सेकंड काम क्या कर रही है भाई ये वेबसाइट है, तो जो नए नए लेखक उभर के आ रहे हैं उनको एक मंच दे रही है, उनको एक जगह दे रही है भाई कि आप आओ, आप हमारी वेबसाइट पे आओ, हमारी वेबसाइट पे आके कविता लिखो, रचनाएं लिखो अपनी, है ना। उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही है भाई कविता, रचनाएं, उपन्यास लिखने के लिए। तो कहीं ना कहीं नई लेखकों को क्या दिया जा रहा है, मंच दिया जा रहा है, ताकि वो भाई कहीं ना कहीं नई नई कविताएं लिखे, नई नई साहित्य लिखे, नए लिटरेचर लिखे। ठीक है,
अगर मंच उन्हें नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है जो आर्ट है, जो एक कला है, ये कविता लिखना, ये क्या नाम है, रचनाएं लिखना, ये सब एक कला है भैया, तो ये कला खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसे में कहीं ना कहीं इन लेखकों को मंच प्रदान करना भी बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये पाठक और लेखक के बीच संवाद, और ये पाठक और लेखक के बीच संवाद कैसे भाई, जैसे कि कोई भी वेबसाइट है, वहां पे कई कविता लिखी पड़ी तो जाहिर सी बात है वहां पे भाई फीडबैक दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं ना, कि भाई हमें यहाँ पे ये चीज पसंद नहीं आई, फिर ये चीज बहुत पसंद आई। तो वो जो लेखक है वो भी इस चीज को देखेगा, तो वो कहीं ना कहीं एक उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, संवाद हो रहा है, एक बात हो रही है कि भाई हाँ मेरे ऑडियंस को ये चीज पसंद नहीं आई, फिर मेरे ऑडियंस को ये चीज पसंद आई है ना, तो वो भी इसका रिप्लाई कर सकता है, वो भी इसमें सुधार कर सकता है। तो ये भी चीज हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आता है भाई विविध विषयों पर सामग्री उपलब्ध कराना। तो ये जो वेबसाइट है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक टॉपिक के ऊपर ही कहीं ना कहीं बस एक ही टॉपिक है और उसी के ऊपर सारी कहानी कविता लिखी हुई है। नहीं भाई, अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग विषय हैं, उन सबके ऊपर कहीं ना कहीं उन सबके ऊपर कहीं ना कहीं रचनाएं, कविताएं, कहानियां, किस्से देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिला कि अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हमें चीजें देखने को मिली है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टॉपिक है, तो ये भी चीजें हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भाई लेखन कौशल का विकास। तो भाई जो लिखने की कला है, लिखने का आर्ट है, उसका क्या हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, इन वेबसाइट के थ्रू। क्यों? क्योंकि लेखक नए नए लेखक उभर के आए, उन्हें भाई अभी अच्छे से नहीं आता, पर उन्हें लिखने का मन है, लिखने की इच्छा है, अब उन्हें एक नया नया मंच प्रदान मिल गया, नया नया मंच मिल गया, उन्हें वहां पे मोटिवेशन मिलेगा, यहाँ हमें लिखना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, उनके अंदर जो लेखन की कला है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा डेवलप जो है वो हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि उन्हें एक मंच दिया गया कि आप यहाँ पर आके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज हमें देखने को मिल जाती है कि लेखन कौशल का विकास होता है इन वेबसाइटों के द्वारा। इसके अलावा आर्थिक अवसर प्रदान। तो कुछ कुछ वेबसाइट हमने देखा भी था कि कुछ कुछ वेबसाइटें जो होती है भाई लिखने के लिए उन्हें एक अमाउंट भी देती है, पैसे भी देती है। तो भाई ये भी उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि भाई उनका आर्थिक अवसर मतलब उनको एक आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं, इकोनॉमिक रूप से कहीं ना कहीं मजबूती जो है वो मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज भी हमें देखने को मिल जाती है, मतलब अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा डिजिटल युग में हिंदी की डिजिटल युग में हिंदी की प्रासंगिकता बनाए रखना। तो आज के समय में जहाँ पे सब लोग रील स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, ऐसे समय में कहीं ना कहीं हिंदी की जो प्रासंगिकता, मतलब हिंदी को पढ़ना, हिंदी को लिखना, ये सब की जो एक अहमियत है उसे कहीं ना कहीं बनाए रखने का काम करा इन वेबसाइटों ने। अगर वेबसाइट ना होती तो जाहिर सी बात है भाई कौन पढ़े, कौन कहानियां पढ़े, कौन कविताएं पढ़े, कौन अब क्योंकि भाई कहानी पढ़ने से बड़े मूवी देख लो ना, ये सब लोग सोचते हैं। बट हमें पढ़ना चाहिए, हमें कहानियां पढ़नी चाहिए, हमें कविताएं पढ़नी चाहिए, हमें उपन्यास पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए एक तरीके से। ठीक है, तो आज के डिजिटल युग में कहीं ना कहीं हिंदी की प्रासंगिकता को बनाए रखने का काम करा इन वेबसाइटों ने। ये चीजें देखने को मिल जाती है। लास्ट में आप लोगों को भाई एक निष्कर्ष शेयर कर देना, आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट जो पूरी तरीके से हो जाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो भाई हमारा जो छठा क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को भाई उन सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है जो अनुवाद का काम करते हैं। अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना, या फिर किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना, अनुवाद कर देना का काम करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है। इसके साथ साथ भाई हमें ये भी बताना है कि भाई जो मशीनी अनुवाद होता है इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, और इसकी जरूरत क्या है, और इसकी क्या आवश्यकता है, ये क्यों जरूरी है। ठीक है, वो चीजें मैं एक्सप्लेन करनी है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से अलग तरीके से पूछा जा चुका है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी तरीके से पूछा जाए वही सारी चीजें बतानी है आपको जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई हम मशीनी अनुवाद का परिचय देख लेते हैं। ये जो मशीनी अनुवाद है इसका क्या मीनिंग है, ये है क्या भाई मशीनी अनुवाद। देखो मेरे को लगता नहीं आपको इसमें मशीनी अनुवाद का मतलब समझाने का कुछ है। मशीनी अनुवाद का मतलब आप लोगों को पता है किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना सॉफ्टवेयर की मदद से, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर मशीन की मदद से। जैसे कि कंप्यूटर के जरिए हम अपने कंप्यूटर के जरिए, तो कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर के जरिए हम किसी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा देते हैं। ये जो ट्रांसलेट करवाने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, इसी को मशीनी अनुवाद जो है वो कहा जाता है। ठीक है, मशीनी अनुवाद का मतलब आपको ज्यादा कुछ समझना ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। ट्रांसलेशन जो होता है ना उसी को मशीनी अनुवाद कहते हैं, बस इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान जो है वो रखना है। ठीक है, अब हम मेनली अपने सॉफ्टवेयर देख लेते हैं कि मशीनी अनुवाद से संबंधित मेनली कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो होते हैं। तो सबसे पहले आता है भाई गूगल ट्रांसलेट। भाई गूगल ट्रांसलेट के बारे में आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने भी कभी ना कभी गूगल ट्रांसलेट का यूज जो है वो किया ही होगा। ठीक है, इसके जरिए भाई हम अपना किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में आसानी से ट्रांसलेट जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट के अंदर कम से कम 100 से ज्यादा भाषाओं का ट्रांसलेशन जो है वो किया जा सकता है। तो 100 अलग अलग तरीके की लैंग्वेजों का एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन जो है वो किया जा सकता है। सिंपल जो एक सॉफ्टवेयर जो सबको पता है वो होता है गूगल ट्रांसलेट, जिसका यूज ज्यादातर लोग आज के समय में करते भी है। ठीक है, अपनी भाषा को या फिर अपनी बातों को एक दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करवाने के लिए। ठीक है, तो गूगल ट्रांसलेट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। फिर आता है भाई हमारा माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर। अब ये होता है माइक्रोसॉफ्ट का एक ये सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर। ये भी कहीं ना कहीं भाषा को ट्रांसलेट करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, तो ये जो ऐप है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये भी क्या करता है, ये भी ट्रांसलेशन का काम ही
करता है, ठीक है। और किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप जो है वो किया गया है। फिर आता है भाई हमारा डीपेल ट्रांसलेटर। ये जो डीपेल ट्रांसलेटर है ये भी एक सॉफ्टवेयर है ट्रांसलेट करने के लिए, जो कि डेवलप जो है वो किया गया है, ठीक है। ये भी ट्रांसलेशन करने का काम ही करता है। इसके अलावा भाई अमेजन ट्रांसलेट, ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करने का काम करता है। बस आप लोगों को इन सॉफ्टवेयर के नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो बस इनके नाम याद रख लेना कौन कौन से सॉफ्टवेयर है। जैसे कि अमेजोन ट्रांसलेट है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये भी क्या करता है, ये भी ट्रांसलेट करने का काम करता है। मतलब काफी तेजी से और काफी इजी ट्रांसलेट और एकदम एक्यूरेट ट्रांसलेट, जैसे बहुत से ऐप होते हैं थोड़ा सही ट्रांसलेट नहीं करते हैं, बट ये जो अमेजोन ट्रांसलेट है ये एकदम एक्यूरेट ट्रांसलेशन जो है वो करता है, ठीक है। इसके अलावा आता है भाई भाषिनी। ये जो है भाई ये भारत सरकार की एक पहल है जिसे नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के रूप में डेवलप जो है वो किया गया है। इसका मेनली मोटिव क्या है? इसका मेनली मोटिव है भाषाओं के बीच के अनुवाद को आसान बनाना। ये ऐप भी कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करने का काम भी करता है, एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम जो है वो ये करता है, ठीक है। ये कुछ मेनली सॉफ्टवेयर थे, इन सॉफ्टवेयर के नाम आप लोगों को बस याद रखने हैं। पूछा जा सकता है भाई कौन कौन सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर के नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है भाई जो मशीनी अनुवाद होता है इसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व है, ये क्यों जरूरी है, एक तरीके से वो चीज हमें यहाँ पे समझानी है। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई वैश्विक संचार को आसान बनाना। तो वर्ल्ड लेवल पे संचार का मतलब क्या होता है? अपने बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम को इसने कहीं ना कहीं बहुत आसान बना दिया, बहुत इजी बना दिया है। अब कैसे भाई? जैसे कि भाई ये एक बंदा है, एक बंदा ये है, इसकी दूसरी भाषा है और इस बंदे की दूसरी भाषा है। अब ये दोनों भाई अब ये दोनों अगर नॉर्मली बात करते हैं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भाई उसकी भाषा दूसरी है जो कि मुझे नहीं आती और मेरी भाषा दूसरी जो उसे नहीं आती, तो हम दोनों आपस में एक दूसरे की बातों को सही तरीके से नहीं समझ सकते। बस इन ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के जरिए, इन ऐपों के जरिए, इन चीजों के जरिए क्या कर सकता है, हम अपनी बातों को एक दूसरे को समझा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वैश्विक संचार को इसने आसान बनाने का काम करा है मशीनी अनुवाद ने, ठीक है। इसके अलावा समय की बचत। अब समय की बचत कैसे? जो मशीनी अनुवाद होता है ना, वो मतलब तुम कितना भी बड़ा पैराग्राफ दे दो, कुछ भी दे दो, बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में कहीं ना कहीं तुम्हारी बात को ट्रांसलेट करके तुम्हें वापस दे देगा। आप लोगों को पता हो, आप लोगों ने भी यूज किया होगा कभी ना कभी ना, बहुत बड़ा एक हिंदी का पैराग्राफ भी दे दो चाहे, वो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा बहुत ही कम सेकंड में ही। और ऐसे आप इंग्लिश का पैराग्राफ दे दो वो उसे भी हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। तो कहीं ना कहीं समय की बचत भी होती है इससे। तो बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी से कहीं ना कहीं इस ट्रांसलेशन का काम जो है वो कम समय में कर देता है। इसके अलावा कम लागत पर देखो, अगर आप किसी जो ट्रांसलेट करने का काम ही करते हैं जो लोग, उनसे कराओगे तो जाहिर सी बात आपके पैसे लगेंगे ना, वो ट्रांसलेट करके देंगे आपको जब चीजें। आप इन एआई का यूज करके, आप इन सॉफ्टवेयर का यूज करके फ्री में और आसानी से कहीं ना कहीं अपनी चीजों को ट्रांसलेट जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें लागत जो है आपकी ट्रांसलेट करवाने की वो भी काफी कहीं ना कहीं कम जो है वो लगती है। अब शिक्षा में उपयोगिता भाई क्या है? देखो भाई, अब कहीं ना कहीं स्टूडेंट को भी, छात्रों को भी कहीं ना कहीं ये जो मशीनी अनुवाद है अलग अलग भाषा की सामग्री को समझने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। भाई मान लो मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, मेरे पास इंग्लिश की बुक्स है, मुझे समझना है, तो मैं ट्रांसलेटर ऐप के जरिए, इन सॉफ्टवेयर के जरिए कहीं ना कहीं उसको ट्रांसलेट करके आसानी से पढ़ सकता हूँ, आसानी से उसको कहीं ना कहीं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका शिक्षा के अंदर भी, एजुकेशन के अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल जो है वो होता है, ठीक है। जैसे बहुत सी बुक्स होती हैं, बहुत सी रिसर्च पेपर होते हैं जो कि इंग्लिश में होते हैं ना, या फिर अन्य किसी और लैंग्वेज में होते हैं, किसी और भाषा में होते हैं, बट वो मुझे समझ में नहीं आ रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं ट्रांसलेटर ऐप के जरिए, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के जरिए कहीं ना कहीं उनको आसानी से समझ सकता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका शिक्षा में भी बहुत बड़ा रोल जो है वो होता है। इसके अलावा भाई इंटरनेट सामग्री की पहुंच बढ़ाना। देखो इंटरनेट पर जानकारियां कहीं ना कहीं अलग अलग भाषाओं में होती है। जैसे इंटरनेट में भाई देखो बहुत सारी जानकारियां पढ़े, बहुत सारी जानकारियां पढ़ी, बट हो सकता है वो दूसरी भाषाओं में हो जो हमें समझ में ना आती हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मशीनी अनुवाद होता है, जो ट्रांसलेशन होता है, इसका यूज करके हम कहीं ना कहीं कोई भी जानकारी को, कोई भी इंफॉर्मेशन को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट सामग्री की तरफ कहीं ना कहीं पहुंच को बढ़ाने का काम करा है इस ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर ने, ठीक है। इसके अलावा व्यापार और ई कॉमर्स में सहायता। तो भाई देखो मशीनी अनुवाद जो होता है वो कहीं ना कहीं कंपनियों को अपने उत्पाद और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रस्तुत करने का भी कहीं ना कहीं मौका जो है वो देता है। जैसे कि भाई मेनली, जैसे कि आजकल आज के समय में आप देखते हैं अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनके ऊपर इनके ऊपर जो भाई चीजें पड़ी है, प्रोजेक्ट पड़े हैं, वो हम हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी चीजें शॉपिंग कर सकते हैं ना। तो अब इससे क्या हुआ? अब भाई पहले क्या हुआ करता था, ज्यादातर चीजें इंग्लिश में ही उपलब्ध हुआ करती थी, है ना। अब इंग्लिश हर किसी को आया नहीं करती थी, तो बहुत से लोग कहीं ना कहीं ढंग से शॉपिंग नहीं कर पाया करते थे, है ना, या फिर उन्हें दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती थी। और जब चीजें हिंदी में भी उपलब्ध है, हिंदी में सारी जानकारी उपलब्ध है, हिंदी में आप चीजों को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है ना, उसके बारे में आपकी सारी प्रोजेक्ट की डिटेल हिंदी में लिखी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, इससे जो सर्विस है इन कंपनियों की, वो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रही है, ठीक है। वो अपनी वेबसाइट, अपने विज्ञापन और अपने ग्राहकों को कहीं ना कहीं अन्य भाषाओं में भी जानकारी जो है, अन्य भाषाओं में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जो है वो उपलब्ध करवा पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे उनका बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप होता जा रहा है, ठीक है।
इसके अलावा भाई पर्यटन को बढ़ावा देना। तो भाई देखो पर्यटन के क्षेत्र में मशीनी अनुवाद यात्रियों को स्थानीय भाषा समझने में मदद करता है। जैसे पहले क्या हुआ करते थे, एक मतलब आप लोगों को पता है गाइड हुआ करता है ना। वो गाइड क्या क्या करते हैं, ट्रांसलेटर का काम क्या करता है अंग्रेजों के लिए। मतलब जो विदेशी लोग आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, जिनको भाई यहाँ की भाषा नहीं आती है, वो क्या करते हैं ज्यादातर अपने लिए एक ट्रांसलेटर रख लेते हैं। वो ट्रांसलेटर उन्हें घुमाता भी है और यहाँ की बातें भी उन्हें बताता रहता है, ठीक है, मतलब पूरा घुमाता है उन्हें और एक तरीके से उनके लिए ट्रांसलेटर का काम भी करता है। बट आज के समय में तो भाई सॉफ्टवेयर है, आप आसानी से भाई कहीं ना कहीं फोन के जरिए अपनी कोई भी बात को ट्रांसलेट करके दूसरों को समझा सकते हैं ना। तो इससे कहीं ना कहीं पर्यटन को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा जो है वो मिला है। इसके अलावा आता है भाई सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में उपयोग। तो भाई देखो मशीनी अनुवाद ने कहीं ना कहीं सरकार को विभिन्न भाषाओं में जानकारी प्रदान करने में कहीं ना कहीं मदद जो है वो की है, ठीक है। इससे सरकारी योजनाएं, नियम और सूचनाएं अधिक लोगों तक कहीं ना कहीं पहुंच पाती है। ये इसका भाई महत्व था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई मशीनी अनुवाद की चुनौतियां। सबसे पहले आता है भाई संदर्भ या फिर कंटेक्स्ट समझने में कठिनाई। भाई देखो कभी कभार क्या होता है ना, जो मशीनी अनुवाद होता है ट्रांसलेट का काम, जैसे कि भाई मान लो मैंने एक बहुत बड़ा क्या कहना है हिंदी का पैराग्राफ दे दिया मशीन को, ठीक है, कि भाई इसे ट्रांसलेट करके मुझे वापस दे दे। तो कभी कभार क्या होता है मशीन जो है वो सही ट्रांसलेट नहीं कर पाती है। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका सही शाब्दिक अर्थ, सही मीनिंग वो नहीं निकाल पाती मशीन। तो कहीं ना कहीं कंटेक्स्ट को समझने में भी कई बार गलती हो जाती है। मशीन एक्यूरेट एकदम ट्रांसलेट करना थोड़ा मशीनों के लिए भी कई बार मुश्किल जो है वो हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है मशीनी अनुवाद के लिए। इसके अलावा आता है भाई मुहावरे और लोकोक्तियों का गलत अनुवाद। तो जैसे कि मुहावरे होते हैं, बहुत सारे लोकोक्तियां होती है ना, तो उनका कई बार क्या हो सकता है कि मशीनें गलत ट्रांसलेट कर दे, गलत अनुवाद कर दे, जो कि कभी बार चीजें गलत हो सकती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखा है आंखों का तारा। अब इसका शाब्दिक अनुवाद कहीं ना कहीं अर्थहीन हो सकता है। मतलब जब वो ट्रांसलेट करे कुछ भी लिख दे तो मतलब कई बार हो सकता है जो मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होते हैं, उसका सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं किया जाता। तो कई बार मशीनी अनुवाद जो होता है वो थोड़ा गलत साबित हो सकता है, ठीक है, वो सही से ट्रांसलेट नहीं करता है। इसके अलावा भाई सांस्कृतिक भिन्नताओं को समझ का अभाव। भाई देखो भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती है, बल्कि संस्कृति से भी कहीं ना कहीं जुड़ी होती है भाई, ऐसा ठीक है, संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। मशीनी अनुवाद संस्कृति संदर्भों, भावनाओं और सामाजिक संकेतों को कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं समझ पाता। इससे कहीं ना कहीं अनुवाद में गलतफहमी या अनुचित अर्थ निकल सकता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के जो ये ट्रांसलेट होती है, जो मशीनी अनुवाद होता है, ये कहीं ना कहीं सही तरीके से ट्रांसलेट जो है वो नहीं कर सकते। कई बार कुछ ना कुछ कंटेक्स्ट समझने में, कुछ ना कुछ चीजों को समझने में कहीं ना कहीं गलतियां जो है वो हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा व्याकरण संरचना की समस्या। भाई देखो अलग अलग भाषाओं की व्याकरण संरचना भिन्न होती है। मतलब हर लैंग्वेज की अपनी अपनी ग्रामेटिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, अपनी अपनी ग्रामर होती है हर लैंग्वेज की। तो हो सकता है भाई मशीन से कहीं ना कहीं कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो हो जाए, ठीक है। इसके अलावा भाई तकनीक और विशेष शब्दावली की कठिनाई। तो देखो विज्ञान हो गया, चिकित्सा हो गई, कानून हो गए, तकनीक हो गई, इन सब में अलग अलग कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, कुछ इनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शब्दावली जो है वो होती है। तो उनका सही ट्रांसलेट करना, सही मीनिंग निकालना, ये मशीनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती जो है वो साबित होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है ये शब्द संदर्भ के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे कि भाई एक ही वर्ड है, एक सेंटेंस में उस वर्ड का अलग तरीके से यूज किया जा रहा है और एक सेंटेंस में उसका वर्ड का यूज अलग तरीके से किया जा रहा है। तो एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग तरीके से यूज किए जा सकते हैं। तो ऐसे में ये चीज मशीन को समझने में कहीं ना कहीं कई बार दिक्कत जो है वो हो सकती है। इसके अलावा भाई डेटा की गुणवत्ता पर निर्भरता। तो देखो मशीनी अनुवाद सिस्टम अच्छे परिणाम देने के लिए बड़े और उच्च गुणवत्ता वाले डेटा पर निर्भर करते हैं। देखो मशीन के पास जो डेटा होता है, जो डाटा होता है, उसी डाटा के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मशीन जो है वो ट्रांसलेट या फिर कुछ भी काम जो है वो करती है। भाई मशीन को हमने जितना डेटा दे रखा है, उस डेटा के अंदर वो सारी चीजें है ही नहीं जो हमने उससे पूछी है, तो वो उसका जवाब जाहिर सी बात है नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो अगर उसके पास डेटा अच्छा होगा तो अच्छी ट्रांसलेशन कर पाएगी, अगर डेटा अच्छा नहीं होगा तो ट्रांसलेट नहीं कर पाएगी। इसके अलावा कम प्रचलित भाषाओं में सीमित क्षमता। भाई देखो अब ये जो मशीनी अनुवाद है उसके पास भाई एक भाषा की नॉलेज है ही नहीं। मान लेते हैं कोई स्पेसिफिक एक भाषा ले ली, ठीक है, कोई भी भाषा ले ली, जैसे कि मान लो फ्रेंच भाषा ले ली। अब मशीन के पास फ्रेंच भाषा की नॉलेज है ही नहीं, उसके पता ही नहीं फ्रेंच भाषा जैसा कुछ होता भी है, ठीक है। तो अगर पता ही नहीं है तो जाहिर सी बात है भाई उस भाषा में ट्रांसलेट नहीं कर पाएगी। मैं ऐसे कहूंगा भाई ये मेरा इंग्लिश में पैराग्राफ है, इसको तो फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दिया। अगर उसके पास फ्रेंच भाषा की नॉलेज ही नहीं है, उसके पास क्षमता ही नहीं है ना, सीमित या फिर है ही नहीं बिल्कुल भी, तो जाहिर सी बात है उसकी ट्रांसलेट कर ही नहीं पाएगी। तो यही चीज हमें समझनी चाहिए, कम प्रचलित भाषाओं में सीमित क्षमता। अगर उसको ऐसी लैंग्वेजेस हैं, ऐसी भाषाएं जो कम प्रचलित है, लोगों में है ना, लोकल लोगों में प्रचलित होती है, तो ऐसी भाषा की उसके पास अगर सीमित नॉलेज है तो उसका ट्रांसलेट सही तरीके से नहीं कर पाएगी। इसके अलावा पूर्ण सटीकता का अभाव। तो देखो भाई जो मशीनी अनुवाद होता है वो पूरी तरीके से सटीक कभी नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां मशीनी अनुवाद के जरिए हो सकती हैं, ठीक है। तो पूरी तरीके से वो सही नहीं होता है। लास्ट में आप लोगों को एक निष्कर्ष ऐड कर देना है, कंक्लूजन ऐड कर देना, आप लोगों को क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। ये ऊपर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो भाई हम लोगों का जो 7वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से भाई हिंदी की जो पत्रिकाएं होती हैं, जो पत्रिकाओं का मतलब होता है मैगजीन, जो इंग्लिश में मैगजीन होती है ना, उसी को हिंदी में पत्रिकाएं कहते हैं। तो जो हिंदी में पत्रिकाएं होती है उनका क्या इंपॉर्टेंस है, और ये नहीं कि जो हार्ड कॉपी में पत्रिकाएं आती है वो नहीं, जो इंटरनेट पे उपलब्ध है
इंटरनेट पे भी बहुत सारी मैगजीन होती है, वहां पे भी जाके भाई पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से होता है ना बुक्स को भी आप इंटरनेट पे गूगल पे जाके पढ़ सकते हो, उसी तरीके से भाई आप पत्रिकाओं को भी इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हो। तो उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है, उसी महत्व को समझना है हमें अपने इस क्वेश्चन के अंदर। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका एक परिचय दे देता हूँ, और ये वेब पत्रिकाओं का मतलब क्या होता है इसका भी मीनिंग आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले हम अपना परिचय देखते हैं। इंटरनेट से पहले क्या हुआ करता था, पत्रिकाएं आया करती थी, मैगजीन आया करती थी, बट हार्ड कॉपी में आया करती थी। फिजिकली आप उसे देखकर हाथों में रख के पढ़ सकते थे तरीके से, ठीक है। जैसे बुक्स होती है ना, कोई भी बुक्स मान लो बुक्स की तरह हुआ करती थी, आप उसे पढ़ सकते थे हाथ में, ठीक है। बट इंटरनेट जिस तरीके से भाई कहीं ना कहीं विकसित हुआ है, डेवलप हुआ है, इंटरनेट पे कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का डेवलपमेंट हुआ है, उसके कारण से क्या हुआ, जो पत्रिकाएं हैं, हिंदी की जो पत्रिकाएं मिली, वो भी अब कहीं ना कहीं इंटरनेट पे आने लगी है। अब आप ऑनलाइन उन पत्रिकाओं को आसानी से इजीली कहीं ना कहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। और इंटरनेट पे मिलने वाली पत्रिकाओं को ही हिंदी वेब पत्रिकाएं कहा जाता है। पत्रिकाओं को जैसे मैगजीन कहा जाता है, मैगजीन से तो आप समझ ही जाओगे, आप लोगों ने भी मैगजीन देखी होंगी बहुत सारी, ठीक है। तो उन्हीं मैगजीन को कहीं ना कहीं पत्रिकाएं कहा जाता है जो इंटरनेट पे मिलती है, ठीक है। अब इन पत्रिकाओं में होता क्या है, तो भाई इन पत्रिकाओं में सिंपल सी बात है, मैगजीन के अंदर भाई लिटरेचर के बारे में, कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, है ना, वर्तमान में क्या विषय चल रहे हैं, लाइक खाने के बारे में, कार्टून के बारे में, करंट अफेयर, इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कहीं ना कहीं पत्रिकाएं जो होती हैं, जो मैगजीन होती हैं, वो छपकर आया करती है, ठीक है। अब ये हिंदी वेब पत्रिकाओं का मीनिंग क्या होता है, तो मैं एक बार ये भी आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखो, हिंदी वेब पत्रिका है उन पत्रिकाओं को हम कहते हैं जो इंटरनेट पे पढ़ी है, मतलब इंटरनेट पे उपलब्ध है, ठीक है। इंटरनेट पे जाकर हम जिन पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, उन्हीं पत्रिकाओं को हिंदी वेब पत्रिकाएं कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, लैपटॉप के जरिए कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इन पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए हमें कोई कॉपी वॉपी की जरूरत नहीं है, मतलब कोई बुक्स की जरूरत नहीं है, सीधे इंटरनेट पे जाओ, इन पत्रिकाओं को सर्च करो, उनको वहां पर हम पढ़ सकते हैं। अब इन पत्रिकाओं में कुछ ना कुछ सुविधाएं होती हैं, जैसे कि क्या सुविधाएं होती है भाई, तो जैसे कि भाई हाइपर लिंक होता है, मल्टीमीडिया होता है, इंटरैक्टिव कंटेंट होता है। अब ये सब क्या होता है भाई, तो देखो हाइपर लिंक सिंपली क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, उस कंटेंट के अंदर रेफरेंस के तौर पर डाल देते कि वो चीज उन्होंने कहाँ से उठाई है ना, तो एक लिंक डाल दिया उसी कंटेंट के अंदर लिखा लिखा, जैसे कि मान लो ये मैंने बहुत सारी चीजें लिखी पड़ी है, तो यही एक लिंक लगा रखी है मैंने यहाँ पर, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं दूसरी साइट पे पहुंच जाऊंगा, दूसरे पेज पे पहुंच जाऊंगा, जहां से वो कहीं ना कहीं वो चीज उन्होंने डाटा कहीं ना कहीं उन्होंने उठाया होगा, ठीक है। तो उस तरीके से हाइपर लिंक लगी होती है, हाइपर लिंक की सुविधा जो है वो होती है। इसके अलावा भाई मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया क्या होता है, तो जो इंटरनेट पे पत्रिकाएं होती है ना, उन पत्रिकाओं में भाई हम चित्र भी देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे चित्र बने होंगे, डिजाइन बने होंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं हम उन पत्रिकाओं को पढ़ना नहीं चाहते, तो हम उनको ऑडियो के रूप में सुन भी सकते हैं ना, वीडियो के रूप में देख भी सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं भी होती है इंटरनेट पर पढ़ी मैगजीन्स की, पत्रिकाओं की, ठीक है। इसके अलावा इंटरैक्टिव कंटेंट, तो भाई उन पत्रिकाओं पे हम भाई कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को भाई पूरा एक परिचय बता दिया इन पत्रिकाओं को, हिंदी पत्रिकाओं का। इसके बारे में बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें आपको यहाँ पे आपको मैंने समझा दी है, ठीक है। तो आइए आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है भाई प्रमुख हिंदी वेब पत्रिकाएं। अब हिंदी की फेमस कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, उन पत्रिकाओं के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर हम जान लेते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहली हिंदी की वेब पत्रिका है जो फेमस है, मतलब ज्यादा लोगों के बारे लोगों को पत्रिकाओं के बारे में पता है, तो सबसे पहली जो पत्रिका है वो है हमारी अभिव्यक्ति, ठीक है। अभिव्यक्ति के अलावा अनुभूति है, हिंदी नेस्ट है, प्रभ साक्षी है। ये सारी जो पत्रिकाएं है ना, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई मैगजीन छपाकर प्रिंट होकर कोई प्रॉपर एक बुक टाइप की कुछ आती है, नहीं भाई, ये सारी पत्रिकाएं आपकी ऑनलाइन अवेलेबल है, वेब पेज पे अवेलेबल है, इसीलिए इन्हें वेब पत्रिकाएं या फिर इंटरनेट पे उपलब्ध होने वाली पत्रिकाएं कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अभिव्यक्ति के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, अभिव्यक्ति जो है हिंदी की बहुत फेमस वेब पत्रिका है, ठीक है। इसके अंदर मिलता क्या है भाई, इसके अंदर हम कहानियां देखते हैं, कविता देखते हैं, निबंध देखते हैं, यात्रा, बच्चों से जुड़ी रचना है ना, कार्टून चंपक टाइप, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसके अंदर आती हैं, ठीक है। इसके अंदर भाई नए दौर के पुराने जो नए लेखक है वो भी लिखते हैं, जो पुराने लेखक है वो भी लिखते हैं, ठीक है। इस पत्रिका की जो भाषा होती है वो बहुत ज्यादा सिंपल होती है, बहुत ज्यादा सरल होती है, आराम से भाई कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति से पढ़ सकता है। ये जो पत्रिकाएं कहीं ना कहीं हमारे लिटरेचर को, हमारे साहित्य को दुनिया भर में लोगों तक फैलाने का काम जो है वो कर रही है, ठीक है। सबसे पहली आपकी जो पत्रिका थी, इसका नाम था अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के बारे में यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट हमारी पत्रिका आती है भाई अनुभूति। अब अनुभूति क्या है, तो जो अनुभूति वाली पत्रिका है ना, ये किस लिए फेमस है, ये भाई कविता के लिए फेमस है। इस पत्रिका के अंदर कहीं बहुत सारी कविताएं जो है वो लिखी जाती है। इनके ऊपर भाई कविताएं, तो प्रेम के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, जीवन के ऊपर, भावनाओं के ऊपर,
इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कविताएं जो है वो लिखी जाती है इस पत्रिका के अंदर। ठीक है, इसकी भी भाषा कहीं ना कहीं काफी सरल होती है, दिल छूने वाली होती है। ठीक है, लोग इसको पढ़ के कहीं ना कहीं आसानी से अपने आप से कनेक्ट जो है वो कर पाते हैं। ये पत्रिका भी कहीं ना कहीं हिंदी कवियों को, जो हिंदी के कवि हैं फेमस, उनको आगे बढ़ने का मौका जो कहीं ना कहीं देती है। इसके अलावा तभी हमारी तीसरी जो पत्रिका आती है वो आती है हिंदी नेस्ट। हिंदी नेस्ट भी एक बहुत फेमस हिंदी वेब पत्रिका है। ये जो पत्रिका है ये कहीं ना कहीं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर पत्रिका या फिर मैगजीन जो है वो छापती है, जैसे कि भाई शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन में क्या चल रहा है, स्वास्थ्य के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, तकनीक के ऊपर, इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं ये पत्रिका जो है वो पत्रिकाएं छापती है। ठीक है, इसमें भाई लेख हो गए, कहानियां हो गई, जानकारी भरी सामग्री हो गई, अलग अलग तरह के टॉपिक्स के ऊपर कहीं ना कहीं इस तरह लेख जो है वो लिखा जाता है। इसकी भाषा काफी इजी होती है, हर उम्र के लोग कहीं ना कहीं इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो पत्रिका है कहीं ना कहीं लोगों को नई नई इंफॉर्मेशन प्रदान करने का काम कहीं ना कहीं करती है। इसके अलावा आता है भाई हमारा प्रभ साक्षी। तो देखो प्रभ साक्षी जो है ना वो भी हिंदी की बहुत बड़ी फेमस पत्रिका है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं अपनी जो खबर है कि समाज में, सोसाइटी में चल क्या रहा है, देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है ना, उन सारी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं लिखती है। उन सारी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं अपनी पत्रिका जो है वो छापती है। ठीक है, इसकी भाषा जो है कहीं ना कहीं काफी सिंपल होती है, काफी स्पष्ट होती है, जिससे कहीं ना कहीं आसानी से लोग इसकी भाषा को कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। इसके अंदर टॉपिक्स से बताया चीजों को, इसके अंदर बताया कि चीजों को कहीं ना कहीं आसानी से समझ सकते हैं। ये जो पत्रिका है कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक बनाने का काम कहीं ना कहीं करती है। ठीक है, इसके अलावा आता है भाई हमारा सृजन गाथा। ये भी एक बहुत बड़ी हिंदी की फेमस पत्रिका है। इसके अंदर कहीं ना कहीं कहानियां हो गई, कविता हो गई, लेख हो गए, यादें हो गई, इस तरह की रचनाएं हमें देखने को मिल जाती है। इस तरह की पत्रिका कहीं ना कहीं इसमें छापी जाती हैं। जो नए लेखक होते हैं उनको इसके अंदर बहुत सारा मौका दिया जाता है ताकि नए लेखक जो है वो आगे बढ़ सके। अगर कोई उनको मौका ही नहीं देगा तो जाहिर सी बात है लेखक आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो ये पत्रिका कहीं ना कहीं उनको, नए लेखकों को आगे बढ़ने का मौका देती है। इसके अंदर जो भाई चीजें लिखी जाती है वो कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करने का भी काम कहीं ना कहीं करती है। ठीक है, इसकी भाषा भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिंपल होती है, इससे आसानी से लोग इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पत्रिका भी कहीं ना कहीं हिंदी लिटरेचर को, हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने का काम जो है वो कर रही है। भाई देखिए मैंने 5 हिंदी की वेब पत्रिकाएं थी, प्रमुख वेब पत्रिकाएं थी, इनके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया है। अब आ जाते हैं भाई हिंदी वेब पत्रिकाओं की विशेषता क्या है, उस विशेषता को एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली जो विशेषता आती है भाई वो आती है भाई इसकी सुलभता। अब सुलभता क्या होती है भाई? सुलभता का सिंपल मतलब आसानी से मिल जाने के तरीके। ठीक है, जो हिंदी वेब पत्रिकाएं होती है ना वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। जैसे कि आपको मैगजीन खरीदने के लिए भाई पहले पैसा होना चाहिए, खरीदने के लिए फिर आपको दुकान पर जाना चाहिए, दुकान पर मैगजीन आपको मिलनी भी चाहिए, ये बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बट ऑनलाइन वेब पेज पे आपको भाई कोई भी पत्रिका बहुत आसानी से कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है, और कम रेट में मिलेगा, मतलब कोई प्राइस भी सेट कर रखा होगा उन्होंने उसको लेने का, तो बहुत कम रेट में मिलेगी ऑनलाइन के मुकाबले। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, हिंदी वेब पत्रिकाओं का। ठीक है, इन्हें आप इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। मतलब ऐसी जगह पे मान लो एक आपको ऑफलाइन चाहिए बट आपके आसपास कोई बुक स्टोर नहीं है जहाँ से आपको खरीदो, है ना, कोई जगह है ही नहीं जहाँ से वो आपको मैगजीन मिले, तो ये दिक्कत है। बट ऑनलाइन कैसा नहीं है, ऑनलाइन आप आसानी से भाई बैठे बैठे पत्रिका डाउनलोड करो और आराम से पढ़ लो। तो ये भी चीज फायदा है बहुत बड़ा। ठीक है, जो इसके ऑडियंस है, जो इसमें पढ़ने वाले लोग हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं कि आपको वहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। नहीं भाई, आप घर में बैठ के आसानी से इस पत्रिकाओं को पढ़ सकते हो, मजे से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसे पढ़ने के लिए आपको भाई मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, इन चीजों की जरूरत है। और आज के समय में हर किसी के पास ये सब चीजें होती है। ठीक है, मोबाइल तो कम से कम हर किसी के पास होता ही है। ठीक है, तो भाई जो गांव के क्षेत्र के लोग हैं, जो शहर के क्षेत्र के लोग हैं, दोनों क्षेत्र के लोग कहीं ना कहीं इसका आसानी से पढ़ सकते हैं। दोनों क्षेत्र के लोग इसको कहीं ना कहीं आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा देखने को हमें मिल जाता है। इसके अलावा कम लागत। भाई देखो कम लागत कैसे? देखो वेब पत्रिकाएं जो होती है उसके प्रकाशन में छपाई, कागज और वितरण का खर्च नहीं होता। जैसे कि भाई आप बुक्स खरीदते हो, है ना, बुक्स भी आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी, ऑफलाइन में मिल जाएगी। जो ऑनलाइन वाली बुकें ऑफलाइन वाली बुकें होती है भाई उसका प्रिंट होती है, प्रिंट नहीं दुकानों पे आती है, दुकान वाले भी हमें बेचते हैं, तो इसमें बहुत सारा खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं बुक खरीदने में थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट हमें देना पड़ता है। पर जो ऑनलाइन वाली बुक होती है उसमें क्या फायदा होता है भाई, वो प्रिंट तो ही नहीं है, पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप उसको कम दाम में भी, अगर मतलब कोई पीडीएफ में बेच भी रहा तो उसको काफी कम प्राइस में खरीद सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से जो वेब पत्रिकाएं होती है ना वो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो कोई छपी नहीं है, उसका कोई कागज का खर्चा नहीं है, उसका कोई डिस्ट्रीब्यूट करने का, सेलर तक कोई खर्चा वर्चा नहीं आया, कम लागत लगी है उसको, बहुत सारी है ना, बहुत कम लागत लगी है, तो हमें भी वो कहीं ना कहीं काफी कम लागत में मिल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है इसकी। ठीक है, यही कारण है कि जो वेब पत्रिकाएं होती हैं वो ज्यादातर या तो देखो निःशुल्क होती है, अगर प्राइस होता भी है तो बहुत कम प्राइस होता है। ठीक है, जिसे आसानी से कोई भी पे करके पढ़ सकता है। ठीक है, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो नहीं खरीद पाते भाई मैगजीन को, सीधे पत्रिकाओं को सीधे नहीं खरीद पाते, वो कहीं ना कहीं वेब पत्रिकाओं को पढ़ सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा त्वरित प्रकाशन,
त्वरित प्रकाशन का क्या होता है भाई? देखो इंस्टेंट मतलब जो वेब पत्रिकाएं होती है वो तुरंत ही इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती है। जो भाई पत्रिकाएं हार्ड कॉपी में छपती है उनको पहले छपवाना पड़ेगा, फिर जो जहाँ पे छपी है वो बंदा भाई सीलर तक पहुंचाएगा, दुकान वाले खरीदेंगे, फिर दुकान वालों से हमें खरीदेंगे। तो ये टाइम प्रोसेस है, मतलब समय लगेगा उन पत्रिकाओं को हमें देखने। ठीक है, इंटरनेट पे क्या होगा, इंटरनेट पे तुरंत चीजें अवेलेबल हो गई, आप तुरंत उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो त्वरित प्रकाशन भी हो जाता है इन वेब पत्रिकाओं का, जिस कारण से कहीं ना कहीं जो पाठक हैं, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मल्टीमीडिया का उपयोग, तो देखो वेब पत्रिकाएं केवल लिखित सामग्री नहीं देती, बल्कि इसके अंदर आपको चित्र देखने को मिल जाएंगे, ऑडियो देखने को मिल जाएगी, वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। आपको पढ़ने का मन नहीं है तो आप ऑडियो चालू कर सकते हो, आपको देखने का ही मन है तो आप वीडियो चालू कर सकते हो। तो ये क्या होता है, मतलब इस ये लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, ताकि लोग कहीं ना कहीं इसको और मतलब जो वेब पत्रिका उनको और देखो, उनको और पढ़े। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा फायदा है इसका। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे सामग्री अधिक कहीं ना कहीं कैसे लगने लग जाती है, अट्रैक्टिव लगने लग जाती है, प्रभावशाली लगने लग जाती है। जैसे एग्जांपल भी लेगा कि किसी लेख के साथ संबंधित ऑडियो या चित्र जोड़ने से पाठक को विषय को समझने में आसानी हो सकती है। कैसे हो सकती है भाई? पाठक को नहीं पढ़ने का मन कर रहा, नहीं समझ में आ रहा खुद पढ़ के, तो कहने की वो वीडियो देख सकता है, वीडियो से समझ में आ जाएगा, वीडियो से नहीं तो ऑडियो से समझ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया भी एक बहुत बड़ी विशेषता है वेब पत्रिका की। फिर आता है भाई अपडेट करने की सुविधा। तो जो ऑनलाइन वेब पत्रिका अवेलेबल होती है उनको उनके अंदर चेंजेस किया जा सकता है आसानी से। बट मान लो कि फिजिकली आपने हार्ड कॉपी की पत्रिका छप वाली खरीद ली, उसके अंदर गलती हो गई, तो अब वो चेंज नहीं होगी, अब वो दोबारा से पूरी की पूरी नहीं छपेगी। बट जो ऑनलाइन वेब पत्रिकाएं होती है उनको हम वहीं से चेंज कर सकते हैं, वहीं से उसके अंदर अपडेट जो है वो कर सकते हैं। कोई जानकारी गलत दे दी, कोई गलत जानकारी दे दी, ठीक है, तो उसके अंदर सुधार कहीं ना कहीं तुरंत ही किया जा सकता है। बट छपी हुई जो पत्रिकाएं होती है, अगर एक बार छप गई, एक बार प्रिंट हो गई, तो उनमें सुधार भाई एक होना मुश्किल है। इसके अलावा भी पाठक सहभागिता में देखो, वेब पत्रिका में पाठक को अपनी प्रतिक्रिया देने का अवसर मिलता है। मतलब जो पाठक है, जिन्होंने उसे रीड करा, जो ऑडियंस है, वो कहीं ना कहीं भाई अपनी फीडबैक जो है वो दे सकती है कि उन्हें पढ़ के क्या सही लगा, क्या गलत लगा, कितना अच्छा लगा। ये सारी चीजें कहीं ना किसी तरह की जो फीडबैक है वो दे सकती है भाई ऑनलाइन वेब पत्रिकाओं में। तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, फीडबैक देने से होता क्या भाई, तो फीडबैक देखो तो भाई ऐसी बात है, जो जिसने वो पत्रिका लिखी होगी, तो ऐसी बातों से खुशी होगी, उसे भाई मोटिवेशन मिलेगा, वो अच्छा फीडबैक आया होगा, खराब फीडबैक आया होगा, उसे भाई समझ में आएगा कि उसने गलती कहाँ से करी हुई। तो ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। ये इसकी सारी विशेषताएं हमने यहाँ पर देख ली है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हमारा, हिंदी वेब पत्रिकाओं के उद्देश्य क्या है। मतलब हिंदी में वेब पत्रिका भाई क्यों लिखी जाती है, क्यों छपाई जाती है, क्या उद्देश्य है, क्या मोटिवेशन है इसका, उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार। तो देखो हिंदी में वेब पत्रिका लिखने का सबसे पहला जो मोटिवेशन है, सबसे पहला जो उद्देश्य है, वो है भाई हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। कि भैया जो हमारी हिंदी भाषा है ना, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचाना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारा लिटरेचर है, जो हमारा साहित्य है ना, जो हमारी कहानियां है, निबंध है, आलोचना है ना, कविता है, इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करना भी हमारा ही काम है। तो इसी के लिए कहीं ना कहीं हिंदी में वेब पत्रिकाएं जो है ज्यादा से ज्यादा लिखी जाती है, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन अवेलेबल पड़ी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी भाषा को पढ़े, हिंदी भाषा का साहित्य पढ़े, हिंदी भाषा के लिटरेचर को कहीं ना कहीं जाने, अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़े। ज्यादा से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को पसंद करें। ठीक है, इसलिए कहना है कि भाई हिंदी भाषा में वेब पत्रिकाएं जो है वो लिखी जाती हैंगी। नेक्स्ट आता है भाई नए और उभरते लेखकों को मंच प्रदान करना। भाई देखो जो आप लोगों ने देखा आज के समय में, आप करंट के समय में तो भाई बहुत सारे आपको देखो, आप लोगों ने देखोगे इंस्टाग्राम पे एक से एक बढ़ के भाई नए नए कवि और नए नए शायर, नए नए कवि कहीं ना कहीं आती जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मंच प्रदान करने का भी काम करता है इस तरीके की वेब पत्रिका उन्हें मौका देती है अपनी कविताओं को, अपनी रचनाओं को कहीं ना कहीं उनकी मैगजीन में छापने का। कि भाई आप हमारी मैगजीन में छापो, जाहिर सी बात है उनकी मैगजीन ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ते हैं, अगर वो उनकी मैगजीन में छापेंगे तो नहीं ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जानेंगे। तो ये जो पत्रिकाएं होती हैं, ये कहीं ना कहीं जो नए नए उभरते हुए लेखक होते हैं उनको कहीं ना कहीं मंच प्रदान करने का काम भी करती है, उनको कहीं ना कहीं अवसर देने का काम भी करती है। और जो प्रतिभाशाली लेखक होते हैं वो कहीं ना कहीं भाई फेमस भी होते हैं इन पत्रिकाओं के जरिए। ठीक है, तो ये चीज भी हमें देखने को मिल जाती है, ये भी इसका कहीं ना कहीं मोटिवेशन, एक उसका उद्देश्य जो है वो होता है। इसके अलावा ज्ञान और सूचना का प्रसार। तो देखो हिंदी की जो वेब पत्रिकाएं होती है उनका एक और मोटिवेशन होता है, एक और उद्देश्य होता है। क्या होता है वो, कि भैया ज्ञान का प्रचार करना है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। जैसे शिक्षा के बारे में लोगों को बताना है, शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना है, स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना है, विज्ञान के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, सामाजिक मुद्दों के बारे में, है ना, इस तरह के लेख भी आते हैं मैगजीन के अंदर, पत्रिकाओं के अंदर। तो उनके बारे में भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की पत्रिकाएं जो है वो छापी जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में पढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में समझे। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाना। तो सोसाइटी के अंदर जागरूकता फैलाने का काम भी इन पत्रिकाओं का होता है, कि सोसाइटी में समस्याएं क्या चल रही है ना, हमारी क्या सांस्कृतिक परंपराएं हैं, नैतिक मूल्य क्या है, आज के समय में समाज में क्या मुद्दे चल रहे हैं,
उन मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं भाई जानकारी देने का काम भी कहीं ना कहीं वेब पत्रिकाओं का होता है। जब लोग वेब पत्रिका को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि भाई हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारे समाज में क्या गलत चल रहा है, ठीक है, हम किन चीजों को सुधार सकते हैं। ये सारी चीजें कब आती है, जब कहीं ना कहीं लोग वेब पत्रिकाएं पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने का काम भी कहीं ना कहीं ये वेब पत्रिकाएं करती है। इसके अलावा आता है भाई चारों का आदान प्रदान और व्यक्ति का मन। भाई चारों नहीं, एक्चुअली में विचार होता है, ठीक है, गलती से यहाँ पे भाई विचारों विचारों का आदान प्रदान और अभिव्यक्ति का मन। भाई देखो, ये जो हमारी वेब पत्रिका है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। अब कोई बंदा उस वेब पत्रिका को पढ़ेगा, उसे पढ़ने के बाद उसे क्या समझ में आया तो वो फीडबैक दे सकता है, कमेंट शेयर कर सकता है अपने, ठीक है। इसी तरीके से और भी लोग करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो विचार है, जो लोगों के मन के विचार है, उसका क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दों पे, सांस्कृतिक मुद्दों पे कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं हमारे विचारों का कहीं ना कहीं आदान प्रदान होता है। इससे हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता है, ठीक है। और एक लोकतंत्र के अंदर अभिव्यक्ति को कहीं ना प्रोत्साहित, एक लोकतंत्र के अंदर कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति को, विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। ताकि लोग कहीं ना कहीं सोसाइटी में, समाज में जो गलत चीजें चल रही, जो गलत मुद्दे चल रहे हैं, उन पे आके खुले तौर पे कहीं ना कहीं बात जो है, अपने विचार जो है कहीं ना कहीं रख सके, ठीक है। इसके अलावा मनोरंजन और रचनात्मक व्यक्ति को बढ़ावा देना, तो कहीं ना कहीं मनोरंजन का भी एक साधन होता है। हमारी वेब पत्रिका है कहीं ना कहीं मनोरंजन का भी एक साधन आती है। इसके अंदर कार्टून या फिर कॉमेडी से रिलेटेड कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें भी लिखी लिखाई आती हैं, तो बच्चे पढ़ के भी उन्हें कहीं ना कहीं, बच्चे भी मतलब मैगजीन्स तो पढ़ते ही हैं। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मनोरंजन का भी कहीं ना कहीं साधन होता है, ठीक है। इसके अंदर भी कहानियां, कविताएं, हास्य व्यंग, रचनात्मक शैली, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इसके अंदर लिखी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं लोग पढ़ के कहीं ना कहीं खुशी भी, आनंद भी महसूस करते हैं, ठीक है। ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है, ये इसके उद्देश्य। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हिंदी वेब पत्रिकाओं की आवश्यकता। और इन पत्रिकाओं की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, क्यों जरूरी है वेब पत्रिका है, उस बारे में हम यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है भाई वैश्विक पहुंच, ग्लोबल रीच। देखो, हिंदी वेब पत्रिकाओं की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वे हिंदी भाषा को कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे, मतलब विश्व स्तर पे कहीं ना कहीं पहुंचाने का काम जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि पत्रिकाएं सभी लोग पढ़ते हैं, इंडिया के लोग भी पढ़ते हैं और इंडिया के बाहर के लोग भी पढ़ते हैं ना। तो कहीं ना कहीं जो पत्रिकाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं भाई हमारी भाषा को, हिंदी भाषा को वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाने का काम जो है वो कर सकती है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट तो भाई सभी लोगों के पास जाता है, ठीक है। इंटरनेट पे सारी जो भी चीज पढ़ी है वो मैं भी देख सकता हूँ, और जो दूसरे देशों के बंदा बैठे वो भी देख सकता है। तो कहीं ना कहीं भाई ये जो पत्रिकाएं हैं, ये पत्रिकाएं इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो इंटरनेट पे अवेलेबल होने वाली जो पत्रिकाएं, ये कहीं ना कहीं हमारी भाषा को कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल तक भी पहुंचा सकती है, ठीक है। तो वैश्विक पहुंच के लिए कहीं ना कहीं इसकी जरूरत है। इसके अलावा कम लागत तो सुलभता, तो भाई देखो, इन पत्रिकाओं की कॉस्ट जो है बहुत कम होती है और इजीली भाई कोई भी इन्हें पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि भाई जो छपने वाली मैगजीन्स होती हैं उनमें भाई लागत भी ज्यादा लगती है, तो महंगी भी आती है, उनको कोई हर कोई नहीं ले सकता। तो भाई हर कोई पढ़ सके, इसके लिए भी इसकी कहीं ना कहीं जरूरत है, क्योंकि इसमें कम लागत लगने वाली, तो कोई भी इसे पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये भी एक इसकी आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा त्वरित और अद्यतन जानकारी, मतलब ये कहीं ना कहीं इन हिंदी वेब पत्रिकाओं में ना, जो वेब पत्रिकाएं होती हैं उस पर भाई आसानी से तुरंत ही जानकारी हमें मिल जाती है, क्योंकि प्रिंटेड वाली पत्रिका तो पहले छपेगी, प्रिंट होगी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगी, सेलर उन्हें खरीदेगा, सेलर उन्हें कहीं ना कहीं फिर हमको बेचेगा, तो बहुत समय लगने वाला है। तो जो वेब पत्रिकाएं होती है वेबसाइट पे कहीं ना कहीं तुरंत ही अवेलेबल हो जाते हैं, कोई भी इसे कहीं ना कहीं तुरंत पढ़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा नए लेखकों के लिए अवसर, तो जो नए नए लेखक होते हैं उनको भी मौका दिया जाता है इन हिंदी वेब पत्रिकाओं के द्वारा। तो भाई मौका दिया जाता है, मतलब उन लेखकों को भी कहीं ना कहीं मौका जो है वो दिया जाता है, उन लोगों को भी एक मंच दिया जाता है हिंदी वेब पत्रिका के अंदर, जिसके अंदर वो कहीं ना कहीं अपनी रचनाओं को, अपनी कविताओं को, अपनी कहानियों को कहीं ना कहीं लिख सकते हैं और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल युग के अनुरूप माध्यम, देखो आज के समय में डिजिटल तकनीक, आज का समय डिजिटल तकनीक का है, जहां लोग मोबाइल और इंटरनेट पर अधिक समय बिताते हैं। देखो सबको पता है, हम लोग ज्यादातर फोन ही चलाते हैं, ठीक है। अब कॉपी किताब बुक से तो काफी दूर हो गए। हालांकि अब एक ऐसा दोबारा से दौर आ रहा है जहाँ पे लोग दोबारा से बुक्स लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, बट अभी भी कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इंटरनेट से ही कनेक्ट है, इंटरनेट से ही, टेक्नोलॉजी से ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदी वेब पत्रिका कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज हो सकती है। तो कि भाई यार इंटरनेट ही देखने में, फोन ही चलाना है, तो हम इन पत्रिकाओं को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, वेब पत्रिकाओं को भी देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है, कि नई पीढ़ी के लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज जो अपनी और अट्रैक्ट जो है वो कर सकती है। इसके अलावा विविध विषयों की उपयोगिता, तो भाई इन मैगजीन्स के अंदर कहीं ना कहीं एक टॉपिक नहीं होता, भाई बहुत ही बतेरे टॉपिक होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कहीं ना कहीं चीजें जो है वो लिखी जाती है, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, विज्ञान हो गया, मनोरंजन हो गया, है ना, साहित्य हो गया, समाचार हो गया, शिक्षा हो गया, अलग अलग टॉपिक्स हो गए, खाने पीने के ऊपर, मतलब बहुत सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं सबके ऊपर कहीं ना कहीं जो वेब पत्रिकाएं होती हैं वो लिखी जाती हैं, जो मैगजीन्स होती हैं वो कहीं ना कहीं लिखी जाती हैं, ठीक है। तो इसकी आवश्यकताएं थी। लास्ट में आप लोगों को एक निष्कर्ष कर देना है, आप लोगों को क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो भाई जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, इस 8वें क्वेश्चन में हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि जो एसएमएस है
इस एसएमएस ने भाई किस तरह से भाषा के प्रयोग में, जिस भाषा का हम यूज करते हैं उसके प्रयोग में कहीं ना कहीं बहुत परिवर्तन किया है, बहुत चेंजेस किया है। तो वो चेंजेस किस तरह से किया है, किस तरह से परिवर्तन किया है, उस चीज को हमें समझाना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। कम से कम 5 उदाहरण देके, कम से कम 5 एग्जाम्पल देके। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले भाई हम इसका परिचय देखेंगे, हमसे जो पूछा जा रहा है उसका मतलब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। भाई देखो, वैसे तो आप लोगों को एसएमएस का मतलब पता ही होगा कि एसएमएस क्या होता है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है अगर आपको नहीं भी पता। एसएमएस का जो पूरा नाम होता है वो होता है भाई शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसमें होता क्या है, देखो आप लोग छोटे छोटे मैसेज के थ्रू एक दूसरे से बात कर सकते हो किसी से भी, ठीक है। जैसे कि भाई आज के समय तो भाई व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, आप उस पर मैसेंजर पे उन जगह पर जाके आसानी से किसी से भी बात कर सकते हो। बट एक अलग होता है एसएमएस। आपके फोन में जो मैसेज वाला ऐप होता है उसके थ्रू जब आप छोटे बात करते हैं किसी एक दूसरे से, तो उसी को एसएमएस कहा जाता है, ठीक है। इसके उसके थ्रू आप कहीं ना कहीं आसानी से किसी से भी बात कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हो, ठीक है। इसे बहुत सिंपल सिंपल जो चीजें लिखी जाती है। आप लोगों को वैसे तो एसएमएस का मतलब पता होगा, बट नहीं भी पता तो भी मैं आपको यहाँ पे एसएमएस का मीनिंग समझा देता हूँ। एसएमएस का पूरा नाम होता है भाई शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम किसी से भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं एसएमएस के थ्रू। जैसे आज के समय इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है, ये बड़े मैसेंजर ऐप है जहाँ पे हम अपनी पूरी बात, पूरी बड़ी बड़ी मतलब एक बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख के किसी से भी बात कर सकते हैं। बट एसएमएस में क्या होता है, लिमिटेड वर्ड होते हैं और उन लिमिटेड वर्ड लिमिट के थ्रू ही हमें अपनी बात को रखना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं लिख सकते, बहुत कम बातों को हम यहाँ पर लिखकर एक दूसरे से बात जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आपके फोन में जो मैसेंजर का ऐप होता है, जो फोन में डला डला आता है, उस ऐप के थ्रू आप भाई एसएमएस किसी को भी कर सकते हो। जैसे कि आपकी ओटीपी आती है कहीं से, है ना, किसी चीज में लॉगिन करते हो तो आपको कोई कोड आता है, लॉगिन ओटीपी आती है, तो वो किस पे आती है, वो आपके एसएमएस पे आती है ना। तो उसी एसएमएस के थ्रू आप किसी से भी बात कर सकते हो। तो इस एसएमएस ने भाई किस तरह से भाषा के प्रयोग में बदलाव लेकर आई है, चेंजेस लेकर आई है, उस चीज को ही हमें यहाँ पर समझाना है, ठीक है। जैसे कि पहले क्या हुआ करता है, पहले के लोगों के पास एसएमएस जैसी सुविधा तो नहीं हुआ करती थी, है ना। तो लोग तो तब भी बात किया करते थे, तब कैसे किया करते थे, तो ज्यादातर भाई क्या नाम है, चिट्ठी से लिख के, है ना, इसके थ्रू बात किया करते थे, पत्र वत्र लिख दिया, इसके थ्रू बात किया करते थे। बट जैसे जैसे एसएमएस आया, तो अब एसएमएस आ गया, अब वहां पे भाई सबको पता है भाई एसएमएस का यूज कैसे करना है, हम बात कर सकते हैं इस पे दूर बैठ के भी, है ना। मान लो एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा यहाँ बैठा है, तब भी वो आसानी से एसएमएस के थ्रू बात कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। अगर मुझे चिट्ठी लिखनी थी तो ये चिट्ठी में पहले मैं लिखता, फिर बहुत समय लगता उसके पास पहुंचने में। बट एसएमएस का ऐसा कुछ ही नहीं है, आप आसानी से यहाँ पे बैठ के अपनी जो भी आपकी बात है उसके अंदर लिखो और एक बटन दबाया, वो एसएमएस किसके पास पहुंच जाएगा, इसके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए किस तरह से हिंदी भाषा के प्रयोग में जो बदलाव लेकर आया, उसी बदलाव को हमें यहाँ पर समझाना है। आई होप आपको परिचय और एसएमएस का मतलब जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब भाई एसएमएस ने भाषा के प्रयोग की दृष्टि से बहुत से परिवर्तन किए हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। तो उन चीजों को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले आता है भाई शब्दों का संक्षिप्तीकरण। अब इस शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता क्या है, मतलब भाई मुझे बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हैं कि भाई मैं अपनी पूरी बात को बहुत डिटेल में समझाऊं, नहीं भाई, शब्दों को मैंने संक्षिप्तीकरण कर दिया, मतलब मेरे को बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को, अपने विचारों को, जो मैं सामने वाले को बताना चाहता हूँ उसे मेरे को समझाना है, ठीक है। तो एसएमएस में क्या हो रहा है, हमें सीमित लिमिटेड वर्डों का यूज जो है वो करना है और उन्हीं वर्डों का यूज करके हमें अपनी बातों को सामने वाले बंदे को समझाना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भाई प्लीज भी लिखते थे, आज के समय आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग इस तरह के वर्ड लिखने लग गए हैं, है ना। थैंक्स को भाई आज के समय बहुत से लोग इस तरह से लिखने लग गए हैं, है ना। और हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर देते हैं आज के समय में भाई। तो इस तरह की चीजों का यूज किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है, अब हम शब्दों को संक्षिप्तीकरण करते हैं, शब्दों को छोटे करते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही कम से कम शब्दों में ही अपनी बातों को समझाने का काम जो है वो सामने वाले को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण होने लग गया आज के समय में। फिर आता है भाई ध्वन्यात्मक लेखन। और देखो, जब हम एसएमएस लिखते हैं ना, जैसे आज के समय आप मैसेज वैसेज पे भी बात करते हो किसी से, तब नॉर्मल उस भाषा का यूज करते हो जो आप बिल्कुल बोल रहे हो एकदम, ठीक है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभाते, कोई ऑफिशियल की भाई मेरे को आप किसी को लेटर लिखा करते थे पहले, तो बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे खासे वर्डों का यूज किया जाता था उसको, कि लेटर सोच समझ के लिखा जाता है एकदम अच्छे से, ठीक है। पर जब हम किसी को मैसेज वैसेज लिखते हैं तो हम इतना इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे भी मर्जी हम जो भी बोल रहे हैं उसी भाषा की, उसी बोलचाल की भाषा में हमने सारे वर्ड लिख दिए। जैसे कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो कुछ भी जो भाषा हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसी भाषा का, उसी तरह के वर्डों का यूज भी हम अपनी एसएमएस के अंदर भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या कर रहे हो को हमने भाई इस तरीके से लिख दिया, है ना, मैं जा रहा हूँ इस तरह से लिख दिया। तो हम ग्रामेटिकल चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे मर्जी हमारे दिमाग में आता है, जैसे मर्जी हमारे शब्द ध्यान में आता है, हम उसी तरीके की भाषा का यूज
कर लेते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक तो ये भाई ज़ाहिर सी बात है बहुत आसान होती है और बहुत ही सिंपल होती है और बहुत ज़्यादा इस पे कोई ध्यान भी नहीं देता है, ठीक है? इसके अलावा भाई हिंदी और अंग्रेज़ी का मिश्रण, तो आज के समय में भाई हम जो एसएमएस का यूज़ करते हैं, फिर मैसेंजर का यूज़ करते हैं, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि लोग ना तो भाई हिंदी में लिख रहे हैं, ना तो भाई लोग ज़्यादातर इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है? वो हिंदी और इंग्लिश के मिक्स इंग्लिश को लिख रहे हैं, ठीक है? जैसे कि इस तरह की जो चीज़ें लिखी पड़ी है ना? ना तो इंग्लिश है, ना ही तो हिंदी है। लेटर इसमें इंग्लिश के यूज़ किए गए हैं और लिखा है एक तरीके से हिंदी में गया है ना? तो इस तरह की चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? तो भाई एसएमएस के अंदर ये भी चीज़ हमें देखने को मिल जाती है कि एसएमएस ने भाई भाषा का प्रयोग किस तरीके से बदल दिया है, ठीक है? ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है? इसके अलावा भाई इमोजी और प्रतीकों का उपयोग, ये तो आपने कॉमन सी बात है, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई आज के समय में भाई ज़्यादातर मैसेंजरों में किस चीज़ का यूज़ किया जाने लगा है? इमोजी जैसे जो भाई नई-नई चीज़ें आ गई है, उनका यूज़ भी किया जाने लगा है, ठीक है? जैसे हर एक इमोजी का कहीं न कहीं एक मतलब सा भी होता है ना? जैसे कि ये वाला है, तो इसका मतलब खुशी है, ये वाला है तो भाई इसका मतलब दुःख में है ना? मतलब प्यार से, है ना? तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि आज के समय में जो एसएमएस हैं, जो मैसेंजर वाले ऐप है, उनके अंदर कहीं न कहीं इन इमोजीज़ का यूज़ भी किया जाने लग गया है, ठीक है? इन इमोजी का यूज़ करके भी हम कहीं न कहीं शब्दों को कम लिख सकते हैं और इन इमोजी के थ्रू भी अपनी बातों को समझा सकते हैं सामने वाले को, ठीक है? इसके अलावा भाई व्याकरण और वर्तनी की अनदेखी, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, आज के समय जो एसएमएस यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम भाई ग्रामेटिकल चीज़ों को तो ध्यान देते ही नहीं है ना, स्पेलिंग का ना ग्रामेटिकल। आप लोग भी होंगे, आप लोग भी भाई कहीं न कहीं पूरी तरह से ग्रामेटिकल चीज़ों को ध्यान तो देते नहीं होंगे ना? और इसके अलावा भाई स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब तो नॉर्मल है, कॉमन सी बात है, ठीक है? तो हम इन चीज़ों का ध्यान भी नहीं देते हैं। अब भाई ये जो एसएमएस है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, उसके महत्व को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। और देखो सबसे पहले इसका क्या महत्व आता है, तो त्वरित संचार का माध्यम। त्वरित मतलब भाई देखो मैंने लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद मेरे को भाई साले व्यक्ति को भेजना है, तो सबसे पहले मैं भाई जाके अपना लेटर बॉक्स में डालूंगा, वहां से भाई कुरियर वाला आएगा, वो लेटर उठा के भाई पोस्टमैन आएगा, मतलब पोस्टमैन आगे उठा के लेके जाएगा लेटर, सामने वाले को देगा, तो ऐसे में समय लग जाएगा, ठीक है? इस चीज में समय लग जाएगा। बट एसएमएस का क्या फायदा हो गया? अब एसएमएस से भाई मेरे को मैसेज, मैंने यहाँ पे अपने फोन में लिखा, बटन दबाया और ये मैसेज पहुंच गया सामने वाले बंदे के पास, तो कितनी जल्दी संचार हो गया। तो यही फायदा है इसका सबसे पहला, कि तुरंत संचार, आप तुरंत किसी से भी बातचीत कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहला फायदा आपको ये देखना है। फिर आता है समय और लागत की बचत। भाई सी बात है भाई, समय की बचत हो गई, लागत की बचत कैसे होगी, फिर पैसे की कैसे बचत होगी? तो भाई अब मैंने पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करवाया, उसका ना खर्चा तो आएगा ना मेरा, तो वो भी मेरा बच गया एक तरीके से, ठीक है? एसएमएस काफी सस्ता और सुविधाजनक तरीका है अपनी बात किसी से करने का, ठीक है? तो ये भी हो गया, समय की भी बचत हो रही है मेरी और मेरी लागत की भी बचत हो रही है, तो ये चीज भी हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा लिखित संचार को बढ़ावा, तो ये भी कहीं ना कहीं भाई एसएमएस के माध्यम से लोग अपनी लिखकर अपनी बातों को कहीं ना कहीं व्यक्त करने लगे हैं, जिससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लिखित संचार जो है, मतलब लिखकर अपनी बातों को समझाना, इसका भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है? इसके अलावा ये भाषा में नवाचार और सरलता, तो भाई देखो एसएमएस ने क्या करा है, भाषा को बहुत ज्यादा सिंपल बना दिया। आपको भाई बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड नहीं लिखने हैं, जो मन में आ रहा है वो इसी तरीके से वर्डों का यूज कर दिया, सिंपल से सिंपल तरीके से जो समझ में आ रहा है भाई उसी तरीके के वर्डों का यूज करा और अपनी बात सामने वाले को पहुंचा दी, ठीक है? सिंपल से सिंपल तरीके से अपने शब्दों का यूज करो और जो मर्जी आ रहा है लिख दो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं भाषा का नवाचार आया, भाषा के अंदर नई चीजें आई हैं कि आप बहुत सिंपल भाषा का यूज करके भी एसएमएस कर सकते हो, ठीक है? आपको कोई बहुत अच्छे अच्छे वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से बात कर सकते हो किसी से भी। इसके अलावा इस सामाजिक संपर्क को मजबूत बनाना, तो भाई देखो एसएमएस के माध्यम से लोग कहीं ना कहीं अपने मित्रों, परिवार और परिचितों से लगातार जुड़े रहते हैं, कनेक्शन में रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों के फैमिली ग्रुप्स होते हैं ना, फ्रेंड ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर वो लोग आपस में मैसेंजर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये जो एसएमएस हो गया है, फिर जो नए मैसेंजर एप्स हैं, इनके थ्रू कहीं ना कहीं लोग सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट जो है कहीं ना कहीं रहते हैं, ठीक है? इसके अलावा सूचना का त्वरित आदान प्रदान, अब वो तो पर भी मैंने आपको बताई दिया था कि भाई जिस तरीके से आप आसानी से भाई तुरंत ही भाई किसी से भी बातचीत कर सकते हो, है ना? किसी को भी मैसेज भेज सकते हो, उसी तरीके से आपको आपके रिप्लाई भी तुरंत ही मिल सकता है, ठीक है? सामने वाला अगर देख लिया पढ़ लिया तो उसका रिप्लाई भी तुरंत ही कर सकता है, ठीक है? तो ये चीज भी हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भाई आपातकालीन स्थिति में उपयोगी, आपके पास इमरजेंसी आ गई है ना? इतने में लेटर वेटर लिखोगे तो बहुत देर हो जाएगी, है ना? और जो कॉलिंग वाला सीन होता है, पहले के समय कॉलिंग वाले सीन में बहुत ज्यादा खर्चा भी आया करता था, एसएमएस थोड़ा सस्ता पड़ जाया करता था, तो भाई एसएमएस के थ्रू भी आप अपनी बात को भाई सामने वाले को तुरंत ही बता सकते हो, वो देख के तुरंत आपकी बात का रिप्लाई भी कर सकता है, ठीक है? तो ये चीज भी हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा डिजिटल युग की और कदम, तो भाई देखो एसएमएस के जरिए क्या हो रहा है, एसएमएस अब ये एसएमएस का यूज करने लग गए हैं, फिर मैसेंजर आ गए इतने, अब तो आप अपनी बातों को पूरा विस्तार से बता सकते हो, किसी को पूरी कहानी बता सकते हो, ठीक है? अब तो इस तरीके के ऐप है ना मैसेंजर में, पहले एसएमएस हुआ करते थे इसमें शॉर्ट कम चीजों की बताया कर सकते थे ना, कीपैड वाले फोन देखोगे ना उसके अंदर जो एसएमएस करने का ऑप्शन होता है उसके अंदर बहुत लिमिटेड वर्ड का यूज करके एसएमएस आपको लिखना पड़ता है, उसमें हो सकता है, ठीक है? उसमें आप देख सकते हो एक बार, है ना? तो अब इससे क्या हो रहा है, अब हम डिजिटल ऑनलाइन की तरफ कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज भी हमें देखने को मिला कि हम डिजिटल युग की और कहीं ना कहीं अपना कदम जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है? अब आता है भाई नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हमारा, एसएमएस की चुनौतियां क्या है भाई, अब इसकी क्या मुश्किल है भाई, इसमें चुनौतियां क्या है या फिर क्या दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है इसके अंदर, वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं। देखो सबसे पहली आती है इसके अंदर चुनौती हमारी भाषा की शुद्धता की कमी।
देखो भाषा की शुद्धता में कमी का मतलब हम बहुत अच्छी तरीके से हम इसमें ग्रामेटिकल चीजों का या फिर स्पेलिंग स्पेलिंग का इतना ध्यान नहीं देते हैं एसएमएस के अंदर, हम कुछ भी लिख देते हैं ज्यादातर, है ना। प्लीज की शॉर्ट फॉर्म आ गई, अब तो भाई बहुत सारी चीजों की छोटी छोटी फॉर्म आ गई है, मतलब आज के समय में इंस्टाग्राम, बहुत सारे आप इंस्टाग्राम को यूज करते हो, है ना। तो ऐसे ऐसे वर्ड आ गए हैं जिनकी अलग ही शॉर्ट फॉर्म बनी पड़ी है पहले से, और बहुतों को तो पता भी नहीं है, जैसे कि भाई एक TBH करके आता है, इस तरह के अलग अलग एक शॉर्ट छोटे छोटे वर्ड आ गए हैं जिनका मतलब भी नहीं पता और वो यूज होने लग गए हैं ना। इस तरीके से हम लिखा जाने लगा है, ओके को भाई कहीं ना कहीं बहुत से लोग के लिख देते हैं, किसी से स्क्रीनशॉट चाहिए तो डबल S लिख देते हैं। इस तरीके के अलग अलग वर्डों का यूज किया जाने लगा है जिनका मतलब भी मतलब बहुतों को तो पता भी नहीं होता है। तो इसीलिए अब ये ग्रामेटिकल तरीके से देखा जाए तो ये सही तरीका थोड़ी है। ऐसे स्क्रीनशॉट को ऐसे ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा, स्क्रीनशॉट को पूरा लिखा जाना चाहिए ना। ओके को और के लिखना चाहिए था, तब भी के लिख देते हैं ना। ये हम TBH अलग अलग वर्डों का यूज किया जाने लगा है, ये भी बहुत गलत चीज है, ठीक है। तो भाषा की शुद्धता की कमी हमें देखने को मिल जाती है एसएमएस के अंदर भी, ठीक है। इसके अलावा व्याकरण के अंदर देखिए तो मैंने आपको बताया था ग्रामेटिकल चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता यार, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। कि ग्रामेटिकल चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता एसएमएस के अंदर। एसएमएस के अंदर हम जैसा हमें समझ में आ रहा है वैसा हम तुरंत ही लिख देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ग्रामेटिकल चीजों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। इसके अलावा ये गलतफहमी की संभावना भाई जाहिर सी बात है, एसएमएस के अंदर आपको पता है लिमिटेड वर्डों का यूज करके आपको अपनी बात को रखना है, ठीक है। अब लिमिटेड वर्डों को यूज करके अपनी बात को रखो तो पूरी बात तो बता नहीं सकते, कम से कम शब्द में बताना है। तो हो सकता है आप सही तरीके से अपनी बात को ना बता पाओ, सामने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी हो जाए कि भाई इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो कहीं ना कहीं गलतफहमी हो सकती है एक बार को, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा सीमित अक्षरों की समस्या, तो एसएमएस के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उसके अंदर लिमिटेड वर्ड होते हैं और उन लिमिटेड वर्डों का यूज करके आपको अपनी बातों को समझाना पड़ता है सामने वालों को। तो ये चीज हमें सबसे बड़ी गलती, एक ये भी बहुत बड़ी समस्या हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भाई लत की समस्या, तो देखो बार बार एसएमएस भेजने से और पढ़ने की आदत कुछ लोगों में लत के रूप में ले लेती है। जैसे आज के समय देखो, आज के समय बहुत से लोग बस मैसेज पे ही लगे रहते हैं, किसी ना किसी से बात ही कर रहे हैं, किसी ना किसी से बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं ये भी एक एडिक्शन भी लग सकता है, तो ये चीज खराब है। तो बात इतना भी हमें एसएमएस का यूज या फिर मैसेंजर, जैसे आज के एसएमएस नहीं, आज के समय तो मैसेंजर इतने बड़े बड़े अच्छे खासे ऐप है, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, है ना। और इतना भी मैसेज चीज पे नहीं लगे रहना चाहिए हमें, ठीक है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक संवाद की कमी, आप लोगों ने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे भाई जो मैसेज पे तो बड़ी अच्छी 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 खासी बात कर लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बट सामने से बात करो उनसे तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, ठीक है। तो ऐसे ये क्यों होता है, क्योंकि हम एसएमएस पे लगे पड़े हैं, मैसेंजर पे लगे पड़े हैं, ठीक है। वहां खुल के बात हो रही है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, बट सामने आने के बाद उनकी हवा निकल जाती है एक तरीके से, ठीक है। उनसे बात नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, सामाजिक संवाद में कमी आने लग जाती है जब हम एसएमएस पे ही लगे रहते हैं हमेशा, ठीक है। इसके अलावा गोपनीयता और सुरक्षा का खतरा, देखो एसएमएस के माध्यम से भेजी गई जो जानकारियां होती है पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होती भाई। आप लोगों को पता हम एसएमएस पे एक दूसरे से बात करते हैं, कभी ना कभी और क्या हो जाता है, चीजें हैक हो जाती हैं या फिर कोई दिक्कत हो जाती है जिससे हमारा डाटा लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी का भी हमें बहुत बड़ा खतरा भी देखने को मिल जाता है इन चीजों के ऊपर, एसएमएस के थ्रू या फिर आज के समय मैसेंजर के ऐपों के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा तकनीकी समस्या और निर्भरता, तो भाई देखो एसएमएस जो है पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता है, मोबाइल नेटवर्क पर डिपेंड करता है। अब मोबाइल नेटवर्क अच्छा होगा तो भाई सब कुछ ठीक है, जहां मोबाइल नेटवर्क खराब होने लग गया वहीं आपका एसएमएस काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है कि तकनीकी समस्याएं, तकनीकी सीमाएं भी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। लास्ट में आप लोगों को एक निष्कर्ष सेट कर देना है, आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो भाई देखो ये सारे टोटल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ अगर आपको इसके नोट्स का लिंक चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके नोट्स हमारे परचेज कर सकते हैं। वहां से भी नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, वहां से मैं आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।